Assalamu alaikum. My name is Abdullah Chuktay, and I am the moderator for today's session. I am a part of PLSA research team, and I welcome you all Sir Dishan Ahmed Malik, who is a practicing advocate high courts, expertise in civil, criminal, service matters, and many more. He is an accomplished lawyer and has also been teaching at esteemed universities like Punjab University, and moreover, he also served as a team head of Bar Vocational Course at Lahore Bar Association and Lahore High Court Bar Association. Now, without any further delay, I request our speaker to kindly begin this session. Sir, you may please. थैंक यू वेरी मच आहद फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। पहले ज़रा जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर वो यहाँ ऑप्शन होती है हाथ खड़ा करने की, वेव करने की, तो काइंडली अगर सबको मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे बता दें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही है। राइट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब है कि आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। चलें, सब्जेक्ट हमारा या टॉपिक जो आज चूज़ किया गया है और मुझे दिया गया है, दैट इज़ ड्राफ्टिंग, लीगल ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप बतौर स्टूडेंट इसको लॉ में भी पढ़ चुके हुए हैं, और मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये वो सब्जेक्ट है जब आप फील्ड में एंटर होते हैं तो आपको ये सब्जेक्ट पहले दिन ही आपके काम आने वाला है। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे CFPC है, CPC है, QSO है। अगर आपने कुछ सेक्शंस आपको नहीं भी याद तो आप स्टेच्यूट उठाएंगे, फौरी तौर पर रेलेवेंट सेक्शन निकालेंगे, आप पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आपको ड्राफ्टिंग नहीं आती तो कोई किताब ऐसी नहीं है जिसको खोलकर आप समझने को समझना बड़ा अहम है। ड्राफ्टिंग इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अब जब हम लीगल ड्राफ्टिंग की बात करते हैं तो लीगल ड्राफ्टिंग की मेन दो ब्रांचेस हैं, एक है आउट ऑफ कोर्ट और एक है विद इन कोर्ट। अब ये जो आउट ऑफ कोर्ट होती है ये इंडिविजुअल्स के दरमियान होती है। अब इंडिविजुअल्स के दरमियान किस किस्म की लीगल ड्राफ्टिंग है? अगर दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स कोई आपस में कॉन्ट्रैक्ट लिखना चाह रहे हैं, कोई एग्रीमेंट लिखना चाह रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट लिखना चाह रहे हैं, तो उन्हें किसी कोर्ट की इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो दैट पार्ट इज कॉल्ड कन्वेंसिंग, जिसको हम उर्दू में वसीका नवीसी भी कहते हैं। आप में से अक्सरियत को यकीनन कचहरी जाने का इत्तेफाक हुआ होगा। आप लोगों ने देखा होगा वहाँ बोर्ड लगे होते हैं, वसीका नवीस और अष्टाम की सहूलत मौजूद है। अब बेसिकली जो वसीका नवीसी है वो भी वकील का ही काम है। तो लेकिन कोर्ट्स में बेताशा लोग बैठे होते हैं जो, लेकिन उन्होंने लॉ नहीं पढ़ा होता। तो एक तो है वसीका नवीसी जिसमें ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, प्रेपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार करना, दिस इज कॉल्ड वसीका नवीसी या कन्वेंसिंग। ये आउट ऑफ कोर्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट अगर एग्जीक्यूट हो गया है और कोई एक पार्टी उसकी वायलेशन कर रही है और इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए किसी ना किसी एक पार्टी को कोर्ट में जाना पड़ता है। अब आपको आई एम श्योर कि बेसिक नॉलेज तो आपको हर तरह का सारे पार्टिसिपेंट्स को होगा, जैसे जो केस फाइल करने वाला है वो क्या कहलाता है और जिसके खिलाफ केस फाइल किया जाता है वो क्या कहलाता है। अब जब वो शख्स, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर चलता हूं क्योंकि ये जो एग्जांपल अभी आप सुनेंगे, इसी एग्जांपल के ऊपर मैं आप पहले एग्जांपल को थोड़ा सा समझ लें। दो दोस्त हैं, एक का नाम है अहमद और एक का नाम है जाहिद। अहमद एक प्रॉपर्टी का मालिक है, जाहिद अहमद की प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। जाहिद अहमद के पास 5 सितंबर को गया और उसने कहा कि अहमद साहब, आपकी जो प्रॉपर्टी है कहीं पर भी, वो आप मुझे सेल कर दें। अहमद ने जाहिद को कहा कि ठीक है, मैं आपको प्रॉपर्टी सेल करता हूँ। इस तरह करते हैं कि आज आप मुझे 1 मिलियन दे दें, तो मैंने तो ये प्रॉपर्टी 10 मिलियन की देनी है, तो 1 महीने के बाद आप मुझे रिमेनिंग अमाउंट पे कर दीजिएगा। अब उनके दरमियान कुछ लिखा गया।
5 सितंबर को वो जो लिखा गया था उसमें ये मेंशन हुआ कि इस प्रॉपर्टी की अमाउंट या कंसिडरेशन प्राइस कितनी है और उस दिन कितनी अमाउंट पे की गई और वो डेट क्या थी जब रिमेनिंग अमाउंट पे हुई थी। अब अगर आप जल्दी से आप में से कोई बता सके कि 5 सितंबर को इन दोनों दोस्तों के दरमियान जो लिखा गया था, यकीनन कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या नाम है? अगर एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट का क्या नाम है? अगर जल्दी से कोई एक भी मुझे आवाज आ गई तो मैं आगे चलूंगा, बताइएगा काइंडली। अगर कोई आप में से पार्टिसिपेट करेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कौन सा? कोई कोई पार्टिसिपेशन नहीं आ रही? चलें, कोई बात नहीं। आवाज तो मेरी क्लियर है ना सबको? Yes, sir, you are clear. I think one of the participants is trying to speak. जी, क्या कौन बोलना चाह रहे हैं? चलें, कोई बात नहीं, बीच में फिर हम उनसे दोबारा पार्टिसिपेट करवा लेंगे, हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। वो जो उस 5 सितंबर को उन दोनों दोस्तों के दरमियान जो डॉक्यूमेंट लिखा जा रहा था, दैट डॉक्यूमेंट इज एग्रीमेंट टू सेल, जिसको उर्दू में कहते हैं इकरारनामा मुआहिदा बै। और उस एग्रीमेंट में लिखा गया कि बकाया 90 लाख रुपए की रकम पे की जाएगी 5 अक्टूबर को। अब 5 अक्टूबर को जाहिद अहमद के पास गया और जाकर कहा कि मेरे से आप 90 लाख रुपए लें और प्रॉपर्टी का पोजेशन मुझे डिलीवर करें, लेकिन अहमद मुकर गया। अब इस सिचुएशन में एग्रीमेंट टू सेल लिखा गया था 5 सितंबर को। जब एग्रीमेंट टू सेल लिखा गया, उस लिखने के प्रोसेस को कहा गया कन्वेंसिंग। अब 5 अक्टूबर को डिस्प्यूट अराइज हो गया है। डिस्प्यूट ऐसे अराइज हुआ कि अहमद ने रिफ्यूज कर दिया। अहमद ने कहा कि भाई मैं तो अपनी प्रॉपर्टी अब नहीं बेचूंगा। तो इस सिचुएशन में जाहिद के पास जो रेमेडी अवेलेबल है, दैट इज टू फाइल अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। रिपीट कर देता हूं, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं दावा बराए इकरारनामा, दावा बराए तामील मुख्तस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तामील मुख्तस बराए इकरारनामा मुआहिदा बै। अब ये कहाँ से पता चला कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा होना है? ये हमें पता चला स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से। और परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस किस चीज़ की? एक होती है एग्जीक्यूशन और एक होती है परफॉर्मेंस। अब एग्जीक्यूशन किस दिन हुई? 5 सितंबर को। ये आपने काइंडली डेट्स जो मैं मेंशन कर रहा हूँ ये आपने जहन में रखनी है, पार्टीज के नेम आपने जहन में रखनी है। डेट ऑफ एग्जीक्यूशन थी 5 सितंबर को, जिस दिन एग्रीमेंट से लिखा गया, लेकिन परफॉर्मेंस की जो डेट थी वो थी 5 अक्टूबर। अब उस एग्रीमेंट टू सेल में दोनों पार्टीज ने जो अपना पार्ट परफॉर्म करना था, दैट वाज डेजिग्नेटेड, दैट वाज मेंशन्ड। जो परचेजर है, जो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है, उसका पार्ट ये था कि उसने रिमेनिंग अमाउंट पे करनी थी, और जो दूसरा शख्स प्रॉपर्टी का मालिक था, उसका पार्ट ये था कि उसने पोजेशन डिलीवर करना था और एक और डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करके देना था। अब अगर आप जल्दी से आप में से कोई बताना चाहे कि 5 अक्टूबर को अगर कोई डिस्प्यूट अराइज ना होता तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट था जो ओनर यानी अहमद ने जाहिद की फेवर में एग्जीक्यूट करना था? कोई बताना चाहेंगे? चलिए मैं बता देता हूँ, सेल डीड, जिसको हम कहते हैं बैनाम। जी मोइजुर रहमान, आपके हाथ खड़ा करने से पहले मैं जवाब दे चुका हूँ। सेल डीड, सेल डीड, सेल डीड होता है बैनामा। 5 सितंबर को हुआ इकरारनामा मुआहिदा बै, लेकिन एन एग्रीमेंट टू सेल डज नॉट क्रिएट एनी राइट इन द प्रॉपर्टी। तो टाइटल डॉक्यूमेंट क्या होता है? सेल डीड। अब डिस्प्यूट अराइज, सेल डीड, यस। अच्छा, अब डिस्प्यूट अराइज हो गया 5 अक्टूबर को, क्योंकि सेल डीड की एग्जीक्यूशन तक तो बात ही नहीं गई। तो अब जाहिद के पास रेमेडी अवेलेबल है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, वो फाइल करे। अब क्योंकि वो सूट फाइल करना चाहता है तो इसलिए वो कहलाएगा प्लेंटिफ, मुद्दई उसको उर्दू में कहते हैं। और वो किसके खिलाफ फाइल करेगा? वो अहमद के खिलाफ फाइल करेगा। अब क्योंकि अहमद के खिलाफ केस फाइल हो रहा है तो अहमद को हम कहेंगे डिफेंडेंट,
या मुदा अलय। अब यहां पर एक सवाल ही आता है कि व्हाट इज अ प्लेंट एंड व्हाट इज अ रिटन स्टेटमेंट। प्लीडिंग्स आपने सीपीसी यकीनन पढ़ी होगी। उसके दो पोर्शन हैं, एक है सेक्शंस पोर्शन और एक है ऑर्डर पोर्शन। जो सेक्शंस पोर्शन है दैट इज सब्सटैंटिव पोर्शन, और जो ऑर्डर पोर्शन है प्रोसीजरल पोर्शन। इसकी एग्जांपल ऐसे देते हैं कि जो सेक्शंस पोर्शन है वो ये बताता है कि क्या है लॉ, क्या है, और जो ऑर्डर पोर्शन है वो ये बताता है कि लॉ एप्लीकेबल कैसे होगा। उसके तीन ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 एंड ऑर्डर 8। ये तीन ऑर्डर्स हैं जो प्लीडिंग से डील करते हैं। ऑर्डर 6 डील करता है प्लीडिंग्स इन जनरल, ऑर्डर 7 डील करता है प्लेंट से, एंड ऑर्डर 8 डील करता है रिटन स्टेटमेंट्स। अब ऑर्डर 6 का रूल 1 है जिसकी डेफिनेशन है प्लीडिंग्स शैल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। यानी प्लीडिंग्स क्या है, प्लेंट है और रिटन स्टेटमेंट है। अब प्लीडिंग्स होता है अर्जी नवीसी, यानी कोर्ट में लिख कर कुछ सबमिट करना। अब प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट वो है प्लीडिंग्स। तो प्लेंट कौन फाइल करेगा, प्लेंटिफ फाइल करेगा जो दावा दायर कर रहा है। और प्लेंट को उर्दू में क्या कहते हैं, प्लेंट को उर्दू में कहते हैं अर्जी दावा, या दावा भी कहा जाता है। अब दो मैं टर्म्स, और मैं एक और टर्म बोलूंगा, सूट। ये सूट और प्लेंट में क्या फर्क है, क्या ये एक ही है या एक दूसरे का हिस्सा है। प्लेंट इज पार्ट ऑफ अ सिविल सूट। अब मैंने आपसे कहा कि जो जाहिद है उसने सिविल सूट फाइल करना है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब उसमें क्या वो करेगा, उसने सबसे पहले प्लेंट तैयार करनी है। प्लेंट हो सकता है उसके 4 सफ़ों पर जाए, 5 सफ़ों पर जाए, जितने भी सफ़ों पर, इट डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स ऑफ द केस। लेकिन उसके साथ वो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगाएगा। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे, फॉर एग्जांपल जो एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट हुआ था 5 सितंबर को, वो लगाएगा। उसने जो अमाउंट पे की थी, ब्याना जिसको कहते हैं, या एडवांस पेमेंट कहते हैं, अर्नेस्ट मनी कहते हैं, टोकन, टोकन वैसे प्रॉपर्टी डीलर्स की लैंग्वेज में कहते हैं, हम इसको अर्नेस्ट मनी कहेंगे। वो जो अर्नेस्ट मनी थी उसकी अगर कोई बैंक रसीद है तो वो भी पे करेगा, साथ अटैच करेगा। और इसके अलावा कुछ सीपीसी के मुताबिक कुछ लिस्ट होती हैं, वो सारा कुछ पलंदा तैयार करेगा, एक फाइल प्रिपेयर करेगा, उसको टेस्ट करवाएगा, वकालतनामा लगवाएगा और कोर्ट में सबमिट कर देगा। नाउ दैट इज अ सिविल सूट। प्लेंट उसका पार्ट है और उस फाइल के सबसे ऊपर प्लेंट ही लगाई जाती है। अब जाहिद ने कोर्ट में जाकर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल फाइल कर दिया। कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट ये नहीं कहेगी कि भाई मैंने आपका दावा देख लिया है तो आपने तो सबूत लगा दिया है तो इस तरह करते हैं कि आपको रिलीफ दे देते हैं। नहीं, कोर्ट जाहिद के केस पर अहमद को बुलाएगी, अहमद को कहेगी कि आपके खिलाफ सूट फाइल हुआ है और जाहिद ने रिटर्न फॉर्म में, यानी प्लेंटिफ ने रिटर्न फॉर्म में कुछ सबमिट किया है जो कि प्लेंट है, तो आप उस प्लेंट का जवाब दें। अब अहमद की तरफ से, डिफेंडेंट की तरफ से जो रिटर्न फॉर्म में जवाब कोर्ट में सबमिट किया जाएगा उसको लॉ की लैंग्वेज में सीपीसी के मुताबिक हम कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट या जवाब दावा। अब प्लीडिंग्स यानी प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। प्लेंट वो है जो मुदई या प्लेंटिफ की जानब से फाइल किया जाएगा। अब उसमें होता क्या है, प्लेंट में जो भी उस फैक्ट्स ऑफ द केस हैं, जो भी उसका क्लेम है, जो भी उसके एवर्जन्स हैं, जो भी उसका रिलीफ है, वो चाहता क्या है, उसके खिलाफ उसके उसका कौन सा राइट जो है वो इंजर हुआ है, ये सब कुछ वो लिखेगा और एंड पर रिलीफ क्लेम कर देगा। अब रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है, रिटर्न स्टेटमेंट में डिफेंडेंट जो प्लेंट में पैरावाइज एक एक फैक्ट या फैक्ट्स लिखे गए थे उनको 1 बाय 1 आंसर करेगा, उनको बताएगा। कुछ फैक्ट्स होंगे जो वो कहेगा ये तो बिल्कुल ठीक है, कुछ फैक्ट्स होंगे जिनको वो डिनाई कर देगा।
यानी उनको कहेगा नहीं भाई मैं तो ये नहीं मानता। तो कोर्ट फिर क्या करती है, जिन फैक्ट्स को एडमिट कर लिया है, कहा कि मैं मानता हूं, पर तो कंट्रोवर्सी खत्म हो गई, तो फिर केस आगे चलता है पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी या इश्यूज पर जो उनके जो डिनाई करता है। चले खैर, ये तो खैर आगे की बात है, लेकिन हम सिर्फ प्लीडिंग्स के हद तक रहने वाले हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्लीडिंग्स होनी कैसे चाहिए, यानी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग्स क्या होने चाहिए या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जी, थैंक यू सर। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिनको हम डिनाई करते हैं सिर्फ उनके जी बिहाफ पे प्लीडिंग चलती है, या जिनको हम कहते हैं कि ये पॉइंट्स लीगल हैं उनको भी कंसीडर किया जाता है? देखें, हम अक्सर ये कहते हैं कि दोनों पार्टीज में डिस्प्यूट क्या है। अब डिस्प्यूट वो होता है, फॉर एग्जांपल हम इसी एग्जांपल, ये जो हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं वो तो क्लियर आपको हुई ना, जाहिद और अहमद वाली एग्जांपल, वो क्योंकि इसी के ऊपर मैंने दावा भी तैयार करवाना है अभी आपको। अब जैसे जाहिद ने, प्लेंटिफ ने अहमद के खिलाफ केस फाइल किया, अहमद उसमें पेश हुआ और अहमद ने रिटन स्टेटमेंट दी। अहमद ने रिटन स्टेटमेंट में लिखा एग्रीमेंट टू सेल वाज एग्जीक्यूटेड। एक फैक्ट लिखा था ना जाहिद ने कि जी फलानी तारीख को एक एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट हुआ। अब इसके जवाब में पता नहीं अहमद क्या वर्जन लेकर आता, उसने आकर कहा कि भाई एग्रीमेंट टू सेल तो एग्जीक्यूट हुआ था। नाउ देयर इज नो डिस्प्यूट रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, उस पॉइंट को साइड पर कर दें। दैट इज एन एडमिशन एंड एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, अहमद कहेगा ये कहता है, जाहिद कहता है कि ये 5 अक्टूबर को मेरे पास आया था, लेकिन ये तो मेरे पास आया ही नहीं। नाउ दिस इज पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी। अब कोर्ट इशू फ्रेम करेगी। इशू क्या फ्रेम करेगी, whether the plaintiff was ready to perform his part on 5th of October 2025। अब नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी। तो ये हर केस में जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं उनको कोर्ट छोड़ देती है, और जो इश्यूज इश्यूज कहते हैं ना कोर्ट में, सिविल सूट में, कि इश्यूज फ्रेम हो गए। अब इशू क्या है, इशू यही होता है कि एक पार्टी एक फैक्ट को असर्ट करे और दूसरी पार्टी उसी फैक्ट को डिनाई करे। नाउ दैट पॉइंट इज इशू। जो दोनों पार्टीज ने मान लिया है, देन देयर इज नो इशू। अब जैसे इसी केस में हो सकता है अहमद आकर कहता कि ये जाहिद कहता है कि मेरे साथ मेरी प्रॉपर्टी के मुतालिक एक एग्रीमेंट सेल हुआ है। भाई झूठा एग्रीमेंट सेल है, मैंने तो किया ही कभी नहीं, मैंने तो साइन ही नहीं किए। अब यहाँ पर एक और इशू आ गया। वो क्या इशू आया, वेदर एन एग्रीमेंट टू सेल वाज एग्जीक्यूटेड बिटवीन द पार्टीज और नॉट। तो ये इस तरह कुछ क्लियर हुआ आपको? यस सर, थैंक यू। जी ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस जो सीपीसी हमें देता है कि प्लीडिंग्स कैसी होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है मटेरियल फैक्ट्स, कि प्लीडिंग्स चाहे प्लेंट हो या रिटन स्टेटमेंट हो, लेकिन ज़्यादा जाहिर बात है क्योंकि प्लेंट के अंदर ज़रा डिटेल में बात की जाती है, एलिगेशन लगाना होता है, क्लेम होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है मटेरियल फैक्ट्स। अब मटेरियल फैक्ट्स क्या होते हैं, अब यही प्रपोजिशन हम सामने रखते हैं जाहिद वाली। अब आप जाहिद के वकील हैं, अब आप मटेरियल फैक्ट्स लिखने लगे हैं। आप लिखते हैं 5 सितंबर की सुबह जाहिद की आंख खुली, उसने सुबह सुबह नाश्ता किया, उसने अहमद को फ़ोन किया और अहमद को फ़ोन करके कहा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुमसे ख़ास बात करनी है। वो अहमद के घर पहुंचा, अहमद ने उसके लिए चाय मंगवाई। चाय के कप को उठाते हुए जाहिद ने अहमद को कहा कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीदूंगा। अब अहमद ने बिस्किट की प्लेट जाहिद के आगे करते हुए कहा कि तुम मेरी प्रॉपर्टी खरीद लो। जाहिद ने चुस्की लगाते हुए कहा कि मैं तुम्हें 1 मिलियन अभी दूंगा, और अहमद ने बिस्किट खाते हुए कहा कि 5 अक्टूबर को बकाया अमाउंट पे कर देना। अब देखें फैक्ट्स तो आ गए, और ये सारे फैक्ट्स एग्रीमेंट टू सेल के घेर घूम रहे हैं, क्योंकि उस वक्त एग्रीमेंट टू सेल की एग्जीक्यूशन हो रही थी। लेकिन ये क्या रेलेवेंट फैक्ट्स हैं? वो चाय पी रहे थे भाई, ठीक है पी रहे होंगे, कहाँ बैठे थे, किसी कैफे में बैठे थे। दीज आर नॉट रेलिवेंट फैक्ट्स। रेलिवेंट फैक्ट क्या है, देयर वाज एन एग्रीमेंट टू सेल।
on and it was executed on 5th of September. ये एक फैक्ट है। फिर रेलेवेंट फैक्ट क्या है? एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1 million was paid। रेलेवेंट फैक्ट क्या है? या मटीरियल फैक्ट मुझे कहना चाहिए। मटीरियल फैक्ट क्या है? मोड ऑफ पेमेंट। मटीरियल फैक्ट क्या है? रिमेनिंग अमाउंट कब पे कर रही थी। मटीरियल फैक्ट क्या है? रिमेनिंग अमाउंट जिस दिन पे करनी थी उस दिन क्या हुआ। दीज आर मटीरियल फैक्ट्स। एक तो वही लिखने हैं। फिर लॉ ने सिर्फ यही नहीं कहा कि मटीरियल फैक्ट्स से लिखनी है, बल्कि लॉ ने कहा कि मटीरियल फैक्ट्स भी प्रिसाइज फॉर्म, कंसाइज फॉर्म। अगर आपको याद हो, बिल्कुल याद होगा, आपने मैट्रिक से पहले या मे बी इंटरमीडिएट में एक एक्सरसाइज आप इंग्लिश में करते होते थे, इंग्लिश कंपोजिशन में शायद होती थी। आपको 20 लाइनें दे दी जाती थी और आपको कहा जाता था कि इन 20 लाइनों को आप 4 लाइनों में कन्वर्ट करें। ये कभी की क्या नहीं, इसको क्या कहते थे याद है? समरी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग, उसका एग्जैक्ट वर्ड जो वो लिखा होता था ना, वो होता था प्रेसी राइटिंग। समराइज। जी बिल्कुल, समराइज करके लिखना। आपने कभी सोचा था कि आप तो वकालत की तैयारी कर रहे हैं, आप 8वीं 9वीं क्लास में वकील बनने की कोशिश कर रहे थे जब आप प्रेसी राइटिंग करते थे। वो कैसे? क्लाइंट आपको 400 बातें बताकर जाएगा, उसके लिए जब आपके साथ मीटिंग करनी है ना, आपको एक एक ऐसी ऐसी बातें बताएगा जो आप सोचेंगे कि यार इसका तो इस केस से लेना देना ही नहीं है। लेकिन वहां पे टोकना नहीं होता क्लाइंट को, उसको सुनना भी एक वकील के अच्छे इंटरपर्सनल स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स का हिस्सा है कि वकील की पूरी बात सुने। देन यू विल हैव टू डिसाइड कि इनमें से मटेरियल फैक्ट्स कौन से हैं और रेलेवेंट फैक्ट्स कौन से हैं। तो आपने उन मटेरियल फैक्ट्स को पहले चूज किया और फिर उनको भी ब्रीफली आपने लिख दिया। अब ये तो पहला पॉइंट था कि ये इसकी स्लाइड्स भी आप चाहेंगे तो साथ साथ शो कर लें या बाद में? सर अब शो करवा लें। शो करवा लें इसकी? जी बिल्कुल। मैं एक मिनट इसकी स्लाइड में ओपन कर दूँ। तो पहला था हमारा पॉइंट जी, ये कुछ शो हुई स्क्रीन शो हो रही है जी आपको? यस सर। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग्स के नाम से शो हुई? यस सर। ठीक है, ये चेंज भी हो रही है। ये देखें, ऑर्डर 6 सीपीसी, पहली हेडिंग है प्लीडिंग्स टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स ओनली। ये आपके सामने आ गई? यस सर। जी ठीक है, मटेरियल फैक्ट्स आपने बताने हैं। अब अच्छा, ये मटेरियल फैक्ट्स होते हैं फैक्टो प्रोबेंडा के प्लीडिंग्स टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स ओनली। अच्छा, फिर मटेरियल फैक्ट्स कैसे होने चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया कि मटेरियल फैक्ट्स प्रिसाइज एंड कंसाइज फॉर्म। ये तो था कि कैसे मटेरियल फैक्ट्स कैसे होने चाहिए और होना क्या चाहिए। फिर लॉ ने, सीपीसी ने साथ ये भी बता दिया कि प्लीडिंग्स में क्या नहीं होना चाहिए। प्लीडिंग्स शैल नॉट कंटेन एविडेंस। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ फैक्ट एंड एविडेंस? अब एविडेंस क्या होता है? एविडेंस वो फैक्ट्स होते हैं जिनसे मटेरियल फैक्ट को साबित किया जाता है। तो वो फैक्ट जिससे मटेरियल फैक्ट को साबित किया जाए, दैट इज एविडेंस और फैक्टो प्रोबेंडिया। तो हमें जरूरत नहीं है कि हम प्लीडिंग्स में फैक्टो प्रोबेंडिया लिखें। यानी हमने प्लीडिंग्स में क्या करना है, हमने प्लीडिंग्स में मटेरियल फैक्ट्स लिखने हैं। वी नीड नॉट टू मेंशन एविडेंस इन अवर प्लीडिंग्स। फिर उसके बाद लॉ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी जाहिद और अहमद की। अब आप जाहिद के वकील हैं और आप लिख रहे हैं कि जाहिद वाज विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑन 5th of October and in the light of judgment passed by Supreme Court SCMR page 90,
he can get a degree of specific performance. No, you need not to mention case law. ना ही आपको ये लिखने की जरूरत है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के फलाने सेक्शन के तहत आपको सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करने का राइट मिला है. नो, यू नीड नॉट टू मेंशन दैट. तो आपको मटेरियल फैक्ट्स लिखने हैं, आपको एविडेंस नहीं लिखनी, आपको स्टेच्यूट सेक्शन लॉ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें किसी किस्म का केस लॉ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. अब मैं पहले पॉइंट पर एक दफ़ा वापस आता हूँ. पहला पॉइंट था मटेरियल फैक्ट्स. अच्छा, मटेरियल फैक्ट होगा दिस इज अ रूल, यानी रूल है ना, ये एक लॉ है, रूल है. सीपीसी ने बताया कि प्लीडिंग्स शैल कंटेन मटेरियल फैक्ट्स ओनली. लेकिन आपने एक मैक्सिम सुना होगा, एक फ्रेज सुनी होगी, वो आप कंप्लीट कीजिएगा अगर आप कर सकें तो. वेयर देयर इज अ रूल देयर इज ऑलवेज एन, वेयर देयर इज अ रूल देयर इज ऑलवेज एन. वैसे एन कह के मैंने काम आसान कर दिया. Exception. Yes, Exception. एक्सेप्शन. वेयर देयर इज अ रूल देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन. तो रूल ये है कि मटेरियल फैक्ट्स, वेरी गुड, रूल ये है कि मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए. अब एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है सब कुछ लिखो, एक एक फैक्ट लिखो, छोटी से छोटी बात लिखो, बड़ी से बड़ी बात लिखो, ईच एंड एवरी डिटेल. अब वो कौन से सर्कमस्टांसेस है? वो सर्कमस्टांसेस आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े थे, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट का एक चैप्टर है, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें कहा गया था कि जब ऐसे सर्कमस्टांसेस हों तो कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं होता. वो कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, या वॉइडेबल भी हो सकता है. वो Sir, firstly, when the Misrepresentation. contractor is of not sound mind. जी बिल्कुल, वो भी हो सकता है. Misrepresentation. Fraud. मोहित, यस यस, Sir, वेरी गुड. without contact, uh, without Fraud. contact will be or Yes. Undue influence. यस, वेरी गुड, बिल्कुल जहाँ consent Undue नहीं है. influence. misrepresentation. Unlawful object. वेरी गुड, सबने बिल्कुल सही जवाब दिया. अच्छा, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि एक्सेप्शन में फॉल करता है, तो वो एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं? वेयर देयर इज फ्रॉड, वेयर देयर इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, वेयर देयर इज कोर्जन, वेयर देयर इज मिसरिप्रेजेंटेशन. ये सब सर्कमस्टांसेस अगर होंगे और आप इन सर्कमस्टांसेस, इन फैक्ट्स के ऊपर केस फाइल करते हैं, प्लेट तैयार कर रहे हैं, तो फिर आपने वो रूल फॉलो नहीं करना कि ओनली मटेरियल फैक्ट्स इन प्रिसाइज फॉर्म. नाउ यू हैव टू गिव ईच एंड एवरी डिटेल. फॉर एग्जांपल, अगर एक शख्स कहता है कि जी मैंने तो एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट किया ही नहीं, और वो उस एग्रीमेंट टू सेल को चैलेंज करता है, तो उसका ये कह देना कोर्ट में काफ़ी नहीं है कि फलाना, यानी मैं इस सेंटेंस आपको बताता हूँ कि एग्रीमेंट टू सेल डेटेड फलाना फलाना इज एन आउटकम ऑफ फ्रॉड, देयरफॉर दैट मे बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड. यानी वो फ्रॉड से बनाया गया है, उसको ख़त्म कर दिया जाए. लॉ कहेगा भाई ऐसे काम नहीं चलता. ठीक है, आपने मटेरियल फैक्ट लिख दिया, बताओ किन सर्कमस्टांसेस में ये लिखा गया. तो अगर साइन अगर ऑब्टेन किए गए, तो साइन किस वजह से ऑब्टेन किए गए? क्या तुम पढ़ लिख सकते हो? क्या तुमने साइन करने से पहले पढ़ा? अगर साइन करने से पहले नहीं पढ़ा, तो क्या तुम इन सर्कमस्टांसेस में साइन करने से पहले पढ़ते ही नहीं हो? अगर ट्रस्ट था, तो ट्रस्ट किन वजूहात की बिना पर था? जब तुमने साइन कर दिए, उसके बाद तुमने क्या किया? अगर कोर्जन था, तो क्या तुमने पुलिस को, कोर्जन होता है कि फॉर एग्जांपल गन पॉइंट के ऊपर साइन करवा लिया, तो क्या फौरी तौर पर पुलिस के पास गए? अब ये वो फैक्ट्स हैं जो कि उसे प्लेंट में लिखने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस. अब एक्सेप्शनल केसेस को फ्रॉड, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सब. तो ये है. अब हम इस तरह करते हैं कि प्रैक्टिकल एक प्लेंट तैयार करते हैं, और
उम्मीद यही है कि ये प्लेंट अगर आप समझ लें तो हर किस्म का जो दावा है वो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। और इस प्लेंट को करने के बाद एंड पर हम इस तरह भी करेंगे कि एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे कि जो अक्सर केसेस होते हैं। जी जी आहद। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या एक माइनर भी कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट ले सकता है? देखिए, माइनर और अनसाउंड माइंड शख्स जो हैं वो आपको कॉन्ट्रैक्ट याद होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि वो शख्स जो एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर चुका है या जो साउंड माइंड है वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है, कर सकता है थ्रू हिज फर्स्ट फ्रेंड, थ्रू हिज गार्डियन। तो जो माइनर है वो थ्रू गार्डियन कर सकता है, और जो अनसाउंड माइंड शख्स है वो भी कर सकता है थ्रू हिज गार्डियन। लेकिन ये जो दोनों गार्डियन है ना, ये एक कोर्ट से अपॉइंट नहीं होते। जो माइनर का गार्डियन है वो अपॉइंट होगा गार्डियन कोर्ट से, और जो ल्यूनेटिक या अनसाउंड का जो गार्डियन है वो होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। वो है उसका मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस, शायद 2002 का है, वो आप देख सकते हैं। तो वो वहां से उसका गार्डियन अपॉइंट होगा। वो दूसरी तरफ गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट है जो बच्चों के मामलात से डील करता है, ये अलग है। ठीक है, थैंक यू चलिए। सर, थैंक यू। अच्छा, अगर फॉर्मेट की बात की जाए, फॉर्मेट कि दावा शुरू कहाँ से होता है, दावे में होना क्या चाहिए, ये ना बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। और ये अक्सर वकला साहिबान। जी हुसैन खान, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, हुसैन खान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जैसे वालेकुम आपने सलाम। कहा कि सर एग्रीमेंट का और कॉन्ट्रैक्ट का इसमें जो साउंड माइंड है, मतलब कि नेचुरल पर्सन हो। अगर एक जी नेचुरल पर्सन ना हो, उसको कोई ऐसी मेंटल हेल्थ उसकी सही नहीं हो, मतलब कि बाइपोलर डिजीज हो कोई, या वो ड्रग एडिक्शंस में मुब्तला हो, तो वो तो डायरेक्ट तो नहीं कर सकता ना, इनडायरेक्ट वो किसी नहीं, उससे मैं ताकत आपको से कर बताता सकता हूँ। है। अच्छा, ये ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़ा वाज़ेह है इन चीज़ों के मतलब। अब अगर ऐसा शख्स है जो एडिक्टेड है, मिसाल के तौर पर, अब वो हर वक्त तो एडिक्टेड नहीं ना होगा। अगर वो सुबह सुबह उठता है, वो नाश्ता नहीं करता, वो पहले अपने जो भी उसने अल्कोहल लेनी है या कोई इस चीज़ इस्तेमाल करनी है, आइस करनी है, वो आइस कर लेता है। और आइस सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आइस का असर रहता है। वो जब आइस का असर खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद वो एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और अनसाउंड माइंड के मुतल्लिक भी यही है। कुछ होते हैं ऐसे कि जिनके ऊपर फेज आती है, जैसे किसी वक्त वो साउंड माइंड है और किसी वक्त अनसाउंड माइंड है। तो वो अनसाउंड माइंड शख्स जो कभी कभी साउंड माइंड भी उसका होता है, तो वो जब साउंड माइंड होता है, अब जैसे दिन के 2 घंटे वो ठीक रहता है, उसको फिट्स पड़ते हैं। तो जब वो ठीक है उस वक्त वो कर सकता है, जब वो नहीं ठीक उस वक्त अगर वो करता है, दैट कैन बी चैलेंज्ड। आई होप कि आपके सवाल का जवाब आ गया। जी जी सर, ठीक है। थैंक यू। जी जी वेलकम। चलें। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि फॉर्मेट की। अच्छा, जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट से मुराद ये होता है कि कोई चीज़ स्टार्ट कहाँ से की जाती है, उसकी बॉडी कैसी होती है, उसके कंटेंट क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, ये सारा कुछ। अच्छा, ये फॉर्मेट इतना अहम है कि अगर आप कुछ एक आध चीज़ इसमें छोड़ दें तो दावा दावे की फेट पर बड़ा असर पड़ सकता है। दावा खारिज तो शायद ना हो, लेकिन रिजेक्ट हो सकता है। प्लेंट कैन, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिसमिसल ऑफ सूट एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। डिसमिसल ऑफ सूट का मतलब होता है दावा खारिज, और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का मतलब होता है दावा मुस्तरद। यानी मुकदमा खारिज हो गया है, डिसमिस हो गया है, और दावा, अर्जी दावा मुस्तरद हो गया है। तो ये फॉर्मेट की चीज़ें इतनी अहम है। कई दफ़ा आप कॉज ऑफ एक्शन बताना भूल जाती हैं। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? दावा दायर करने की वजह। अब जैसे अहमद और जाहिद की प्रपोजिशन थी, उसमें जाहिद ने अपने केस में लिखा कि एग्रीमेंट टू सेल हुआ, पैसे पे कर दिए, और उसके बाद एक दिन तय हो गया और आगे बात ही नहीं की, और प्रे कर दी कि जी डिक्री मुझे दे दी जाए। तो कोर्ट उससे पूछेगी कि भाई ये तो आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है,
कहना क्या चाहते हो, मांगना क्या चाहते हो, मसला क्या है। अगर तुमने एग्रीमेंट कर लिया है तो ठीक है भाई, योर प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज एनी कॉज ऑफ एक्शन, तो प्लेंट विल बी रिजेक्टेड। इतना ज्यादा ये फॉर्मेट अहम होता है। अब इस फॉर्मेट को ज़हन नशीं करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो आपने बचपन में एप्लीकेशंस लिखी होंगी। हम प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते थे, याद है उसमें फॉर एग्जांपल अगर किसी के अपने क्लास फेलो के खिलाफ लगाने की एप्लीकेशन दी आपने कि जी मुझे मेरा क्लास फेलो बड़ा तंग करता है। अच्छा, अब मैं आपसे ना एक बात कहूँगा कि लॉ जो है कॉमन सेंस के ऊपर अप्लाई होता है, बिल्कुल कॉमन सेंस, लॉ है ही कॉमन सेंस। तो आपने वो चीज़ें सिर्फ नहीं ज़हन में रखी जो आपने देखी हैं, आपने कॉमन सेंस को सामने रख कर कई बातों का जवाब देना है जो मैं आपसे भी पूछूँ। अगर आप एक 6th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपका एक बड़ा नास्टी क्लास फेलो आपको डेली तंग करता है, आप चाहते हैं कि मैं प्रिंसिपल को इसके खिलाफ एप्लीकेशन दूँ, तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? ऊपर क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं टू द प्रिंसिपल सबसे पहले। अब नंबर 1 पॉइंट अगर है टू द प्रिंसिपल, यानी वो शख्स जिसको एप्लीकेशन दी जा रही है, तो कॉमन सेंस क्या कहती है कि दूसरा जिक्र किसका होना चाहिए? तो कॉमन सेंस कहती है कि दूसरा जिक्र उस शख्स का होना चाहिए जो कि एप्लीकेशन दे रहा है। फ्रॉम, पहला है टू द प्रिंसिपल, दूसरा है फ्रॉम। अब अगर पहला पॉइंट ये है कि किसको एप्लीकेशन दी जा रही है, दूसरा पॉइंट ये है किसकी तरफ से एप्लीकेशन दी जा रही है, तो तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? कॉमन सेंस क्या कहती है? कॉमन सेंस बताना चाहेंगे कि क्या कहती है कॉमन सेंस? एप्लीकेशन क्यों दी जा जिसके रही है? खिलाफ आप दर्ज करना चाह रहे हो, जी, जिसके अगेंस्ट आप सर, एप्लीकेशन दे रहे हो या यस कंप्लेंट यस कर रहे हो। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कॉमन सेंस, मैंने कॉमन सेंस बार बार इसलिए कहा था कि हो सकता है आपके जहन में कुछ और हो, लेकिन कॉमन सेंस ने जवाब ये दिया कि उसका जिक्र होना चाहिए जिसके खिलाफ एप्लीकेशन दी जा रही है। तो 3 लोगों का जिक्र आ गया, 3 पॉइंट ये हो गए। चौथा पॉइंट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कंप्लेंट अगेंस्ट माय क्लास फेलो। 4 चीजें हो गई। फिर उसके बाद आप कोर्ट को मुखातब करते हैं, डियर सर या रेस्पेक्टेड सर, सॉरी कोर्ट को नहीं, प्रिंसिपल को मुखातब करते हैं, वो 6th क्लास की एप्लीकेशन की बात होती है। फिर उसके बाद कंटेंट्स, आपने बताया कि मैं 6th क्लास का स्टूडेंट हूँ, रेगुलर हूँ, अच्छा स्टूडेंट हूँ, डेली आता हूँ, ये मेरा क्लास फेलो जो पप्पू है ये रोज़ाना लंच खा लेता है, ये आपने पूरी फैक्ट्स लिख दी। अब दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। अब आपने प्रिंसिपल साहब को, आप ये लिखकर प्रिंसिपल साहब के पास जाएंगे तो वो कहेंगे भाई ये भी इंफॉर्मेशन ही दी है, लंच खाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें तो मसला ही कोई नहीं है। तो नीचे रिलीफ भी लिख रहे हैं। चाहते क्या है? चाहते ये है कि जी अब मुझे भी इसका लंच खाने की इजाज़त दी जाए या इसको मुर्गा बनाया जाए। तो ये आपकी प्रेयर है। फिर उसके बाद एंड पर क्या लिखते थे? सबसे नीचे, रेज करें हाथ और बताइएगा, सबसे नीचे एप्लीकेशन में क्या लिखते थे जी? अबसार? यस सर। सर अपना नाम और डेट वगैरह। नहीं, एक चीज़ आपने मिस कर दिया, बड़ी अहम चीज़ होती थी। सबसे नीचे जब प्रेयर कर देते थे ना कि प्रिंसिपल साहब मुझे ये दरकार है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखते थे? जल्दी से कोई और हाथ खड़ा। yours truly. यस यस, योर, ठीक हो गया ठीक हो गया, योर्स ओबीडियंटली, योर सिंसियरली, योर्स फोर्थफुली। यस संजय, बिल्कुल ठीक है। ये भी वैसे ठीक है, आप वो चैट में लिखेंगे मुझे वहां से भी पता चल जाएगा, संजय ने अभी चैट में लिखा है। तो अब आप जरा इसको हम रिपीट करते हैं एक दफा। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, नंबर 1 पॉइंट। फ्रॉम, किसकी तरफ से दी जा रही है, नंबर 2 पॉइंट। किसके अगेंस्ट दी जा रही है एप्लीकेशन, नंबर 3 पॉइंट। सब्जेक्ट, नंबर 4 पॉइंट। डियर सर, नंबर 5 पॉइंट। कंटेंट्स, नंबर 6 पॉइंट। प्रेयर, नंबर 7 पॉइंट। योर्स ओबीडियंटली, नंबर 8 पॉइंट। ये जो एप्लीकेशन थी जिसके 8 पॉइंट हैं, 98% जो प्लेंट अभी हम तैयार करने वाले हैं वो इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। तो अब हम प्लेंट की ड्राफ्टिंग की तरफ जाते हैं। उससे पहले मैं जो एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ या शेयर करता हूँ, टाइम बच जाएगा क्योंकि पूछे पछाने की तरफ फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, वीकेंड भी है, आप लोग भी बिजी होंगे। जब कोई केस फाइल किया जाता है तो ये
हमेशा सीनियर सिविल जज के पास फाइल होता है, क्योंकि हम सिविल सूट्स की बात कर रहे हैं, प्लीडिंग्स की बात कर रहे हैं, सीपीसी की बात कर रहे हैं, तो जजेस की जो हायरार्की है उसमें सबसे कम ज्यूरिस्डिक्शन वाला जो जज होता है वो होता है सिविल जज क्लास 3। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, काइंडली सिविल जज क्लास 3 कहा करें, थर्ड क्लास सिविल जज ना कहा करें, हो सकता है उनकी इज्जत मजरू होती हो। सिविल जज क्लास 3, सिविल जज क्लास 2, सिविल जज क्लास 1, फिर उसके बाद सीनियर सिविल जज, फिर उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। अब सिविल जज क्लास 3 उसकी ज्यूरिस्डिक्शन, पेक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन 1 मिलियन तक है। सिविल जज क्लास 2 उसकी ज्यूरिस्डिक्शन 5 मिलियन तक है, और सिविल जज क्लास 1 उसकी अनलिमिटेड है। अब अगर आप कोई ऐसा केस फाइल करते हैं जो सिविल जज क्लास 3 की ज्यूरिस्डिक्शन, ये अभी जब मैं प्लेन तैयार करवाऊंगा आपको ज्यूरिस्डिक्शन भी मैं क्लियर करवा दूंगा कि कैसे पता चलेगा ज्यूरिस्डिक्शन किसकी बनती है और वैल्यू ऑफ द सूट कैसे निकालते हैं। अब अगर आप एक केस फाइल करना चाहते हैं, आपको पता है कि वो सिविल जज क्लास 3 के पास जाए, ज्यूरिस्डिक्शन बनती है। अब लाहौर में फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर से हैं तो लाहौर में यहाँ 50 सिविल जजेस हैं, उनमें से 20 हो सकता है सिविल जज क्लास 3 हो। आप डायरेक्ट उनकी कोर्ट में केस नहीं लेकर जाएंगे, आप पहले सीनियर सिविल जज को फाइल करेंगे। सीनियर सिविल जज के पास एक पूरा वो क्राइटेरिया होता है, एक तरीक़ेकार होता है, उस केस को का इंदराज किया जाता है। फिर सीनियर सिविल जज उसकी मार्किंग करते हैं, फिर वो मार्क होने के बाद सीनियर सिविल जज के साथ जो डायरी ब्रांच, जिसको डायरी रूम कहते हैं, उसके ज़रिए कोर्ट में, रेलेवेंट कोर्ट जिसमें वो केस मार्क हुआ होता है, वहाँ जाता है। तो हम डायरेक्ट कोई दावा नहीं सबमिट कर सकते अपनी मर्जी के जज के पास। तो अब हम क्या करते हैं, अहमद और जाहिद, इस प्रपोजिशन को हम सामने रखकर एक सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो तैयार करते हैं। मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ वर्ड की, और मैं थोड़ा सा टाइप करूँगा, आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको जो टाइप हो रहा है वो नज़र आता है कि नहीं आता। जी, टाइप हुआ नज़र आ रहा है? जी सर, आपका नज़र आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या लिखा ज़रा बोल दीजिएगा ताकि मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। इन कोर्ट ऑफ In court of senior जी जी, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये फॉर्मेट जो होता है ना कि दरमियान में क्या रखना है, ऊपर क्या रखना है, ये आपने ना सीनियर सिविल जज जब भी लिखना है इसको थोड़ा बोल्ड कर देना है, आप इसको अंडरलाइन कर दें। अच्छा, ये सेंटेंस पढ़ें, ये वो वाला पोर्शन है जो उस एप्लीकेशन में मैंने आपको अभी बताया था ना कि बचपन में हम जो लिखते थे, उसमें पहला पॉइंट क्या था, टू द प्रिंसिपल, तो ये उसको फॉलो कर रहे हैं इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज। अब यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है। देखिए, हमें जजेस की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उनको इज्जत देनी चाहिए, तो हम यहाँ पर एक वर्ड लिखेंगे, लर्नेड, लर्नेड सीनियर सिविल जज। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, शायद आपके लिए नई हो या आपने सुनी भी हो, हम यहाँ ऑनरेबल का वर्ड नहीं यूज़ कर रहे। देयर इज डिफरेंस बिटवीन यूजेज ऑफ लर्नेड एंड ऑनरेबल। जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, जो सिविल कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो सेशंस कोर्ट है, जो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है, इन सारी कोर्ट्स के जजेस को मुखातिब करने के लिए आपने लर्नेड का वर्ड यूज़ करना है, और हाई कोर्ट के लिए आपने ऑनरेबल का वर्ड यूज़ करना है। उसकी एक वजह यह भी है कि हाई कोर्ट जब खुद अपने मुतल्लिक बात करती है, कोई नोटिफिकेशन हाई कोर्ट ने निकाला हो ना, तो हाई कोर्ट जब कहे कि ये नोटिफिकेशन हाई कोर्ट ने निकाला है, तो वो अपने आप को भी खुद से ऑनरेबल कह रहे होते हैं। तो हम इसलिए ऑनरेबल का वर्ड हम हमेशा हाई कोर्ट के लिए ही यूज़ करेंगे। इसके बाद आपने गैप देना है, और ये गैप अगर मैं इंचेस में आपको बताऊं तो 2 से 2.5 इंच का गैप, और फिर आपने यहाँ पर लिखना है सिविल सूट नंबर, सिविल सूट नंबर स्लैश oblique
2025। मुझे बताइएगा, मैं यहाँ कोई नंबर लगाऊं कि ना लगाऊं? नो सर। नहीं, यहाँ नंबर नहीं लगाना। यहाँ नंबर लगाना हमारा काम नहीं है। जब ये केस फाइल हो जाएगा डायरी रूम में, तो यहाँ पर इस जगह पर सीनियर सिविल जज का जो डायरी ब्रांच का अमला है, वो अपने रजिस्टर पर जिस नंबर के आगे ये केस का इंदराज होगा उस नंबर को यहाँ मेंशन करेंगे। अच्छा, अब हम पहले किसका जिक्र करेंगे? उस एप्लीकेशन में हमने लिखा था जिस शख्स की तरफ से एप्लीकेशन जा रही हो, यानी एप्लीकेशन फाइल करने वाला। अब हमारे केस में जो प्रपोजिशन थी जाहिद अली, इसको आप बोल्ड करके और अपर कैप्स में। अब प्लेंटिफ की डिस्क्रिप्शन, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखनी है। लॉ सीपीसी कहता है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, लेकिन ये नहीं बताया कि उस डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में क्या है। तो हम 5 चीजें लिखेंगे। सबसे पहले उसका नाम, फिर उसके फादर का नाम, सन ऑफ अमजद अली, 2 चीजें हो गई। फिर तीसरा क्या लिखेंगे? कास्ट, जात उसकी। लेकिन उर्दू में जब हम लिखते हैं तो जात नहीं कहते, हम कौम कहते हैं। जात जट। 4 चीजें हो गई, 3 चीजें हो गई। चौथी क्या है? रेजिडेंस, वो रेजिडेंट कहाँ का है। रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 41C, मॉडल टाउन, लाहौर। ये किसकी डिस्क्रिप्शन आई? प्लेंटिफ की। कितनी चीजें हो गई? सन ऑफ अमजद अली, नाम, बल्दियत, कास्ट, रेजिडेंट। एक और लिखते हैं, हैविंग CNIC नंबर। जो भी उसका नंबर होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद इसकी नेक्स्ट लाइन में आप राइट साइड पर बता दें कि ये कौन है। तो कौन है ये? इस केस में इसको क्या कहा जाएगा? प्लेंटिफ कहा जाएगा इसको। फिर उसके बाद दरमियान वाली लाइन में आप लिखेंगे वर्सेस। इसको भी अपर कैप्स में कर दें, वर्सेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में किसका जिक्र आएगा? डिफेंडेंट का। अहमद नाम हमने रखा था उसका, अहमद खान। अब इसकी भी वही डिस्क्रिप्शन जिस तरह आई थी उसकी, जाहिद की। क्या क्या कुछ हमने लिखा था? जाहिद का नाम, बल्दियत, इसका भी सन ऑफ उमरदीन। फिर क्या आएगा? कास्ट राजपूत। फिर आएगी रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 7, समन आबाद, लाहौर। अगर तो इसका CNIC नंबर आपके पास है तो आप लिख दें, नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके क्योंकि अक्सर डिफेंडेंट के CNIC नंबर हमारे पास नहीं भी होता या क्लाइंट के पास नहीं होता, लेकिन इसका CNIC नंबर हमारे पास होने का चांस है, क्योंकि हमारे पास एग्रीमेंट टू सेल की कॉपी होगी इस केस को दायर करते हुए। उस एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर CNIC नंबर लिखा होगा, तो हम वो अगर उस पर लिखा हो तो हम CNIC नंबर लिख देंगे। लें जी, और फिर नेक्स्ट लाइन में जिस तरह ऊपर हमने प्लेंटिफ लिखा था, यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? डिफेंडेंट। अब इसका आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को भी आप बोल्ड करके दरमियान में करके, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल डेटेड 2000, ये इसका सब्जेक्ट। फिर अब जरा उन पॉइंट्स को सामने रखें एप्लीकेशन के। सबसे पहले क्या था? टू द प्रिंसिपल की जगह इन द कोर्ट ऑफ लैंड सीनियर सिविल जज। दूसरा था
किसकी तरफ से एप्लीकेशन दी जा रही है, तो यहाँ पर किसका जिक्र आ गया, जिसकी तरफ से सूट फाइल किया जा रहा है। एप्लीकेशन में तीसरा पॉइंट था किसके खिलाफ एप्लीकेशन दी जा रही है, यहाँ तीसरा पॉइंट क्या है, डिफेंडेंट कौन है। चौथा सब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट वहां भी सब्जेक्ट। पांचवा था वहां पर डियर सर या रेस्पेक्टेड सर, जजेस को देखते हुए सर कहकर नहीं मुखातब करते, आर्गू करते हुए आप कर सकते हैं, हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रेस्पेक्टफुली श्योएट। रेस्पेक्टफुली श्योएट, रेस्पेक्टफुली श्योएट का क्या मतलब है, इट इज सबमिटेड रेस्पेक्टफुली। ये ओल्ड स्टाइल है, ओल्ड इंग्लिश है। रेस्पेक्टफुली का लफ्ज तो आपको पता है, श्योएट टू सबमिट समथिंग। इसके बाद आपने वन बाय वन सारे फैक्ट्स आपने इस केस के बता देने हैं कोर्ट को। अब यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली चीज जो है वो ये है कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए। देखें फिर वही बात कि क्लाइंट आपको 20 किस्म की बातें बता कर गया है, उसने नहीं आपको बताना वकील साहब मेरे केस ना ए गल पहले लिखना, ए ज्यादा है मैं ए गल बाद लिखना। यू हैव टू डिसाइड। वकील को पता होना चाहिए कि सबसे पहला फैक्ट कौन सा आना चाहिए। प्रॉपर्टी का केस है, सिविल मैटर है, एग्रीमेंट टू सेल का केस है, हाथ खड़ा कीजिए, मुझे बताएं सबसे पहला फैक्ट कौन सा बताना चाहेंगे कोर्ट को। जी हुसैन खान, हुसैन खान। जी सर, एग्रीमेंट टू सेल जो पहला एग्रीमेंट जो हुआ था प्रोमिसर एंड प्रोमिसी के दरमियान। नो नो अभी नहीं जी आहद, सबसे पहले ये नहीं बताएंगे। जी आहद। सर हम ये बताएंगे कि एग्रीमेंट हुआ किसके दरमियान है। नहीं अभी नहीं आहद ये नहीं बताएंगे। और कोई अगर, जी अबसार प्लीज बताइए। सर अबसार डेट बताएंगे पहले। वो अब मेरी बात सुने, कान चाहे इधर से पकड़ लें तो चाहे उधर से पकड़ लें, बात तो एक ही, एग्रीमेंट टू सेल की बात हो रही है, डेट भी एग्रीमेंट टू सेल। यस सालेहा एहसान राना, वेरी गुड। सबसे पहले प्रॉपर्टी का बताएंगे। मैंने सवाल पूछते हुए फोकस किया था कि प्रॉपर्टी का केस है, तो बताएं सबसे पहले आप बताएंगे प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, कहाँ वाक़या है, किसकी है, कितनी है, हदूद अरबा क्या है। आप ये बात जहन में, जी मोहिज आप मेरा ख्याल बताना चाहते हैं या कुछ और बात। जी मोहिज वो जवाब आ गया है। अच्छा अब हम इसका पहला पैराग्राफ लिखते हैं। अच्छा मेरा एक स्टाइल है, वो हर प्लेंट का पहले पैराग्राफ की जो पहली 1.5 या 2 लाइनें होती हैं वो मैं एक ही तरह से स्टार्ट करता हूँ। ये स्टाइल ज़रूरी नहीं है कि फॉलो किया जाए, आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी वर्डिंग्स हैं। मैं अब वो लाइन लिखता हूँ, उसके बाद मैं कहानी शुरू करता हूँ। अब वो क्या है मैं आपको बताने लगा हूँ, वो आपकी मर्जी है, उसको देखना चाहते हैं आप देख लें। एक तो ये कि हर पैराग्राफ दैट से शुरू होगा और जितने भी फैक्ट्स हैं वो पैराग्राफ वाइज बताए जाएंगे। ये नहीं कि एक ही पैराग्राफ 2 सफ़ों का चला गया, नो। ये ट्रांजिशन हो रहा है, एक फैक्ट से दूसरे फैक्ट की ट्रांजिशन जैसे जैसे होगी आपने उस तरह बताते जाना है। दैट succinctly stated facts giving rise to the filing of suit in hand are that, बस ये यहाँ तक एक ही लाइन बनी है। तो that succinctly stated facts giving rise to the filing of suit in hand are that। succinctly का मतलब है briefly to the point, जैसे मैंने कहा था मटेरियल फैक्ट्स और वो भी प्रिसाइज फॉर्म में। तो इसका मतलब ये है कि वो हकायक जिनकी वजह से ये दावा दायर किया जा रहा है वो मुख्तसरन बयान किए जाते हैं। अब यहाँ से हम आगे कहानी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले फैक्ट दैट दी, अच्छा यहाँ पर ज़रा मुझे बताइएगा इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। 2 पार्टीज लिखी हुई हैं, इन दोनों पार्टीज में से आपको याद है इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। अहमद। जी अहमद है, बिल्कुल सही अहमद है। लेकिन जब हमने अहमद का जिक्र करना है
तो हमने अहमद नहीं लिखा, हमने उसका स्टेटस बताना है इस केस में, अहमद मतलब डिफेंडेंट। अब एक चीज आपने जिन में रखनी है, आपका क्लाइंट अगर प्लेंटिफ है और आप उसके को मुखातब करना चाह रहे हैं, यानी प्लेंटिफ अपने आप को मुखातब करना चाह रहे हैं, तो वो आई का वर्ड यूज करेगा, मी का वर्ड यूज नहीं करेगा, माइन का वर्ड यूज नहीं करेगा, बल्कि वो अगर वो ये कहना कि प्लेंटिफ ने खरीदी, तो वो ये नहीं लिखेगा आई परचेज्ड, वो लिखेगा द प्लेंटिफ परचेज्ड, द प्लेंटिफ बॉट एंड ही परचेज, इस तरह से। तो आई प्रॉपर्टी, यहाँ पर ओनर इन पोजेशन का फैक्ट आ गया। फिर उसके बाद मेजरमेंट, मेजरिंग कैनाल टू मरलास, 2 फैक्ट आ गए कि मालिक कौन है, मेजरमेंट बता दी, तीसरा बता दें कहाँ वाक़या है, सिचुएटेड एट प्लॉट नंबर 70 ब्लॉक ए ज़रूरी नहीं है कि वही एड्रेस, आप शायद सोच रहे हो कि पता नहीं मैंने गलती कर दी है, अहमद का एड्रेस ऊपर कुछ और लिखा है, यहाँ कुछ और लिखा है, इससे ज़्यादा भी प्रॉपर्टी हो सकती है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है वो रह कहीं हो रहा हो। अब यहाँ पर ना मैं अक्सर देखता हूँ स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे, क्योंकि पेपर्स भी मेरे पास आते हैं चेक करने के लिए, तो वो लिख देते हैं डिफेंडेंट इज़ रेजिडेंट, रहाइश पजीर है। देखिए हमारा डिफेंडेंट कहाँ का रहायशी है इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि ये घर उसका मलकियती होना चाहिए। हो सकता है उसके 10 घर हों, रहता वो उनमें से जिधर भी मर्जी हो, लेकिन पॉइंट किस घर से रिलेटेड है, जिस घर की ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट टू सेल हमारे साथ किया है उसमें। अब जरा ये देखिए कि ये जिस प्रॉपर्टी का मैंने जिक्र किया है, इस प्रॉपर्टी को अभी आगे हो सकता है 10 दफ़ा हमने लिखना हो, मेंशन करना हो, लेकिन हर जगह हम ये तो नहीं कहेंगे प्रॉपर्टी मेजरिंग 1 कैनाल सिचुएटेड एट फलाना फलाना, इसको कोई ख़ास नाम दे देते हैं। तो हम इसको नाम देते हैं हेयरिन आफ्टर रेफर्ड टू एज दी, बताना चाहेंगे क्या नाम दें, एज दी सूट प्रॉपर्टी। ये ब्रैकेट में आप लिख दें हेयरिन आफ्टर रेफर टू एज दी सूट प्रॉपर्टी। एक होती है सूट प्रॉपर्टी, एक होती है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। जरूरी नहीं है कि हर सूट प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी भी हो। सूट प्रॉपर्टी का मतलब वो है कि वो प्रॉपर्टी जिसके मुतालिक सूट फाइल हुआ है। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो सकता है उसका सूट फाइल हुआ भी हो, लेकिन हर वो प्रॉपर्टी जिसका सूट फाइल हुआ है वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी नहीं होती। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी वो होती है जिसका टाइटल, जिसकी ओनरशिप डिस्प्यूटेड हो। एक बंदा कहता हो कि मैं मालिक हूँ, दूसरा बंदा कहता हो कि मैं मालिक हूँ। तो हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज द सूट प्रॉपर्टी, उर्दू में कहते हैं जायदादे मुतदाविया। अब मुझे अनफॉर्चुनेटली उर्दू की टाइपिंग नहीं आती, वरना मैं लिख देता जायदादे मुतदाविया। अब यहाँ एक और फैक्ट आएगा इस प्रॉपर्टी का, हदूद अरबा, कि इसके आगे पीछे क्या है। द सूट प्रॉपर्टी इज बाउंडेड एज फॉलोज। यहाँ पर हम बता देंगे कि इसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में क्या क्या कुछ है। नॉर्थ कुछ कर देते हैं मेन रोड, साउथ इसमें कर देते हैं मॉस्क, ईस्ट इधर कर देते हैं पार्क, और वेस्ट इधर कर देते हैं स्कूल। बढ़िया, आइडियल लोकेशन बन गई है। नहीं जी, ये हो गया हमारा पैराग्राफ नंबर 1। अब पैराग्राफ नंबर 2। अब आप मुझे दोबारा, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप मुझे बताएंगे कि पैराग्राफ नंबर 2 आपको क्या लगता है किस चीज़ का होना चाहिए।
बेशक टाइप करके बता दें या हाथ खड़ा करके बता दें। पैराग्राफ नंबर 2 किसका होना चाहिए? जल्दी बताएंगे तो जरा। रिलेटेड टू एग्रीमेंट टू सेल होना तो चाहिए, लेकिन अभी नहीं। अभी एक और चीज़ भी जी, ओनर्स ओनर्स ओनर्स। सालिया ज़रा इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें। अब्दुल अहद जी आप बताएं। सर पहले यही बताएं कि प्रॉपर्टी किसकी थी, उसका रियल ओनर कौन था, और क्या प्रॉपर्टी में कोई और यस यस शरीक भी बिल्कुल है या नहीं। बिल्कुल। ये हम यही अब ये बताएंगे। हमने अभी ये कहा कि डिफेंडेंट इसका ओनर है, लेकिन हमने डिफेंडेंट के टाइटल का जिक्र नहीं किया, वो मालिक कैसे बना। अब हमने ये पीछे बहुत पीछे नहीं जाना, हमने सिर्फ यहाँ पर ये बता देना है कि डिफेंडेंट ने इस प्रॉपर्टी का टाइटल कैसे ऑब्टेन किया, वो प्रॉपर्टी का कैसे मालिक बना। ये बड़ी अहम चीज़ होती है हर केस के अंदर, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में ज़्यादा अहम इसलिए है कि ऐसा भी हो सकता है कि दो लोग आपस में किसी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट टू सेल बना लें, और उनमें से एक जो अपने आप को शो कर रहा है कि मैं मालिक हूँ, वो मालिक हो ही ना, और वो एग्रीमेंट सेल में मालिक लिख दे। तो कोर्ट कहती है कि जब तक डिफेंडेंट की तरफ से कोई ओनरशिप का सबूत नहीं आएगा, तब तक ये दावा डिक्री नहीं होगा। तो वो देना ज़रूरी है। तो अगर देना ज़रूरी है तो उसका हवाला भी होना चाहिए। वो हम कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर इसने डिफेंडेंट ने अहमद अली ने किसी शख्स से खरीदी है, तो हम वो मेंशन कर देते हैं कैसे खरीदी। दैट द डिफेंडेंट परचेज द सूट प्रॉपर्टी फ्रॉम खुदाबख्श सन ऑफ अल्लाह दिता थ्रू। कैसे खरीदी होगी? कैसे खरीदी होगी प्रॉपर्टी? कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। यस, वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? सेल डीड, सेल डीड के जरिए, जिसको बैनामा कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात ज़हनशी कर लें, जब कभी भी सेल डीड का जिक्र आए तो चार चीज़ें आपने जहन में रखनी है। जहाँ पर भी सेल डीड को मेंशन करना है, सेल डीड की चार चीज़ें आपने लाजमी मेंशन करनी है। ये वो चार चीज़ें हैं जिनसे सेल डीड लोकेट हो सकती है। सेल डीड इज़ अ डॉक्यूमेंट विच हैज़ टू बी रजिस्टर्ड, इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सेल डीड लिखकर घर में रख लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अब अगर वो रजिस्टर्ड हुई है तो उसकी 4 नंबर होंगे। अब अगर आप उस सेल डीड का रिकॉर्ड निकलवाना चाहते हैं, तो जब तक वो 4 नंबर आपके पास नहीं होंगे, आप उसका रिकॉर्ड नहीं निकलवा सकेंगे। इसलिए वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? सेल डीड का नंबर, कोई नंबर लिख देते हैं, बुक नंबर, वॉल्यूम नंबर, डेटेड। 5, बल्कि 5 नहीं, क्योंकि 5 की डेट पहले भी बार बार आ रही है। 10/10/2010। That the defendant purchased the suit property from Khudabaksh, son of Allah Dita, through sale deed number। सेल डीड नंबर को कहते हैं बैनामा नंबर, बुक नंबर को कहते हैं बही नंबर, वॉल्यूम नंबर को कहते हैं जिल्द नंबर, और डेट को कहते हैं तारीख। अब आप जब सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे बड़े बड़े रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्स पड़े हुए हैं, उनके बेतहाशा कमरे हैं। ये वो नंबर है जिससे लोकेट हो सकेगा कि उन्होंने इसका रिकॉर्ड अपनी किस जगह पर रखा हुआ है। अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 पर, जो कि आप बार बार जिक्र कर रहे थे, जहाँ पहुँचना चाह रहे थे, एग्रीमेंट टू सेल। अब हम लिखते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल कब हुआ और उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। दैट से हर पैराग्राफ शुरू करना है। दैट एन एग्रीमेंट टू सेल वाज एग्जीक्यूटेड लिखूं या परफॉर्म्ड लिखूं? एग्जीक्यूटेड लिखूं या परफॉर्म्ड लिखूं? एग्जीक्यूटेड लिखते हैं। Executed लिखना है। एग्जीक्यूटेड बिटवीन, किन के दरमियान, ये भी बताइएगा। बिटवीन Plaintiff and defendant.
यस, नॉट जैद parties. जाहिद एंड अहमद नहीं, या तो प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट कहेंगे या फिर एक ही वर्ड ऐसा लिख सकते हैं जिससे ये दोनों कवर हो जाए, वो है पार्टीज। Party. Between the parties on 5th of 2025 regarding sale of the sued property whereby, ये whereby का क्या मतलब होता है और ये यूज किसके लिए किया है? whereby, what does it mean? आपने बेताशा स्टेचूट्स पढ़े हुए हैं, लॉ कुछ कर चुके हुए हैं, आप इसे कुछ लॉ कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? वेयर बाय का क्या मतलब है? जल्दी से बताइएगा। नहीं बताना चाह रहे? क्या हुआ है? कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? नहीं, थोड़ा थोड़ा करीब है, लेकिन कुछ और अल्फाज भी कोई और बताना चाहे वेयर बाय। चले, अकॉर्डिंग टू विच, यस यस, बिल्कुल, वेरी गुड, जिसके जरिए। अब एक बात तो आपने बता दी, बिल्कुल ठीक बताया। अब ये वैसे मोड ज़्यादा ठीक है, ये चैट वाला, वो पता चल जाता है क्या जवाब आ रहा है। अब ये बताएं कि ये किसके लिए यूज हुआ है वेयर बाय? जल्दी से बता दीजिए, वेयर बाय किसके लिए यूज हुआ है? यस, कौन सी डीड? एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट हुआ, जिसके जरिए क्या हुआ? जिसके जरिए वेयर बाय consideration amount was fixed as rupees 10 million and यहाँ तक ही रखते हैं, फुल स्टॉप। द प्लेंटिफ। अच्छा, अब जरा ये बताइए कि सबसे पहला फैक्ट ये लिख दिया हमने कि 5/9/2025 को एग्जीक्यूट हो गया और कंसिडरेशन अमाउंट फिक्स हो गई। अब अगर हमने कंसिडरेशन अमाउंट मेंशन की है तो इसके साथ एक और अमाउंट भी मेंशन करना ज़रूरी है, दैट इज अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी, एडवांस अमाउंट। द प्लेंटिफ paid an amount of rupees 1 million as earnest money to the defendant on the said date। said date से क्या मुराद? वही जो ऊपर बताएगी, 5/9/2025। अब यहाँ पर एक और चीज़, अगर अर्नेस्ट मनी पे करने की बात हो रही है तो मोड ऑफ पेमेंट ऑफ अर्नेस्ट मनी ज़रूर बताना है। और एक आपको एडवाइस या सजेशन कह लूँ, कल को आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, कोई भी क्लाइंट आपका अगर कैश में कोई पेमेंट करना चाह रहा है तो उसको मना करें, कभी भी कैश में पेमेंट ना करें। और अगर अमाउंट रिसीव करना चाह रहा है तो कभी भी चेक की सूरत में अमाउंट रिसीव ना करें। हाँ, कैश अगर रिसीव करना चाहता है तो बेशक कर लें, लेकिन उम्मीद है कि वो बाद में डिनाई नहीं करेगा। तो पे ऑर्डर सबसे बेहतर है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि पे ऑर्डर के जरिए उसने वो पे किया था। द प्लेंटिफ पेड एन अमाउंट ऑफ 1 million as earnest money to the defendant on the said date through पे ऑर्डर। अब पे ऑर्डर के भी कुछ नंबर होता है, कोई नंबर लिख लें। डेटेड, वही डेट आ गई 0509 ऑफ, बैंक भी लिखेंगे, ऑफ हबीब बैंक, ब्रांच भी लिखें, गुलबर्ग ब्रांच लाहौर लेंज। अब ये पैराग्राफ हो गया रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। अब मैं आपसे दोबारा आपकी तरफ वापस आता हूं। अब ये बताइए नेक्स्ट पैराग्राफ किस चीज का होना चाहिए? जी बताइए। जी हुसैन बताइए, नेक्स्ट पैराग्राफ किस चीज का होना चाहिए? प्लीडिंग का होना चाहिए सर। डेट जी किसका होना चाहिए? प्लीडिंग का। ये जो आप ये आ गया, मोइज ने बिल्कुल सही कहा कि जिस दिन परफॉर्मेंस होनी थी। इसको हम स्टिपुलेटेड डेट भी कहते हैं, कट ऑफ डेट भी कहते हैं। दैट इट, ये वो डेट है जिस दिन दोनों पार्टीज ने तय किया
कि परफॉर्मेंस दोनों पार्टीज अपनी पूरी करेंगी। परफॉर्मेंस प्लेंटिफ की क्या थी कि उसने पेमेंट करनी थी, डिफेंडेंट की क्या थी, सेल डीड एग्जीक्यूट करना था और अमाउंट और सेल डीड और पोजेशन डिलीवर करना था। दैट इट वाज सेटल्ड between the parties that the plaintiff would pay remaining consideration amount of rupees 9 million to the defendant on अक्टूबर, एक महीने बाद की डेट डाल देते हैं, and on the same date the defendant would execute sale deed and deliver vacant possession to the plaintiff. Pledge. ये हमने डेट ऑफ, अभी डिस्प्यूट नहीं आया, सिर्फ ये बताया है कि दोनों पार्टीज ने ये एग्री कर लिया कि वो एक दिन है जिस दिन दोनों पार्टीज अपना पार्ट परफॉर्म करेंगी। अब हम इसके बाद जाएंगे डिस्प्यूट की तरफ से, डिस्प्यूट की तरफ। ये डिस्प्यूट किस दिन अराइज हुआ? ये डिस्प्यूट 5 अक्टूबर को ये अराइज हुआ, जिस दिन प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को अप्रोच किया। दैट ऑन 5th of October, the plaintiff approached the defendant with remaining consideration amount of rupees 9 million and requested him to perform his part of the agreement to sell. उसने उसके पास गया और उसको कहा कि मैं तो 9 मिलियन ले आया हूँ, मैं अपना पार्ट परफॉर्म कर रहा हूँ, आप भी अपना पार्ट परफॉर्म करें। The defendant, however, refused to do the needful on the ground that the value of the sued property had increased. किसी भी वजह से कोई भी ग्राउंड, हम अगर उसने कोई ग्राउंड ली है, आप वो ग्राउंड, आपका क्लाइंट आपको बताता है, आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि उसने इस वजह से, या ग्राउंड ना भी हो उसने रिफ्यूज कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप चाहें, अगर इन इफेक्ट्स के ऊपर लीगल नोटिस भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। वैसे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की फाइलिंग के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि पहले लीगल नोटिस भेजा जाए, हम लेकिन यहाँ लिख देते हैं द प्लेंटिफ सर्व्ड अ लीगल नोटिस अपॉन द डिफेंडेंट ऑन, उसके 5 दिन के बाद कह लेते हैं 10/10/2025, but the defendant did not reply thereto किसके लिए? उस नोटिस के लिए। अच्छा, अब अगर देखा जाए, अगर ये सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अलावा कोई और सूट होता तो these paragraphs of facts were sufficient। क्या आपने फैक्ट्स, प्रॉपर्टी भी बता दी, एग्जीक्यूशन भी बता दिया, डिस्प्यूट भी राइज हो गया, रिफ्यूजल भी आ गया, लेकिन दिस इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसमें हमने कोर्ट को अभी तक ये बताया है कि 5 अक्टूबर को मैं गया, आई वॉज विलिंग। अब आज तो कोई और तारीख है, ये कोर्ट को आज भी बताना जरूरी है कि मैं आज भी विलिंग हूं टू परफॉर्म माई पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, एंड द डिफेंडेंट हैज failed to perform his part of the agreement, that the plaintiff is still willing and ready to perform his part of the
agreement to sell. However, the defendant has failed to perform his part. ले जी, अब ये हमारे फैक्ट्स के पैराग्राफ हो गए। कितने पैराग्राफ बने, आप थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे क्योंकि फैक्ट्स के पैराग्राफ खत्म हो गए। ये बने 6 पैराग्राफ, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 6 ही बने, ये 5 भी बन सकते थे, ये 10 भी बन सकते थे। इट डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसेस, इट डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स। कोई और बात क्लाइंट ने बताई होती, अगर ये कहते जी इसके बाद मुकर गए, फिर हमने थोड़ी सी अमाउंट और दे दी, कुछ फैक्ट्स बढ़ जाते तो ये 7, 8, 10 तक भी जा सकते थे। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि ये फैक्ट्स के पैराग्राफ्स चाहे 6 हों चाहे 10 हों, जितने भी हों, याद रखने वाली बात ये है कि फैक्ट्स के पैराग्राफ के बाद आपने हमेशा 3 पैराग्राफ और लिखने हैं। फैक्ट्स के पैराग्राफ चाहे 5 हैं तो उन 5 पैराग्राफ्स के बाद आपने 3 पैराग्राफ और लिखने हैं। फैक्ट्स के पैराग्राफ बेशक 10 हैं, उन 10 पैराग्राफ्स के बाद आपने 3 पैराग्राफ्स और लिखने हैं। फैक्ट्स के पैराग्राफ अगर 8 हैं तो उसके बाद आपने 3 पैराग्राफ्स और लिखकर उनको 11 बनाना है। अब वो 3 पैराग्राफ्स और कौन कौन से हैं? नंबर 1, कॉज ऑफ एक्शन। अब आपने कोर्ट को ये बताना है कि ये जो मैंने ऊपर फैक्ट्स बयान किए हैं, इन फैक्ट्स के मुताबिक फलानी तारीख को जो फैक्ट हुआ था उसकी वजह से ये दावा दायर करने की कॉज ऑफ एक्शन मुझे मिली है। कॉज ऑफ एक्शन को हम कहते हैं बनाए दावा, वो रीज़न, वो वजह जिसकी वजह से दावा प्लेंटिफ फाइल कर रहा है। कॉज ऑफ एक्शन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अराइज या अरोज, अराइजेस, और उर्दू में कहते हैं बनाए दावा वकू पजीर। कई दफ़ा उजागर हुई भी वकला लिख देते हैं, पैदा हुई भी लिख देते हैं, लेकिन प्रॉपर वर्ड वकू पजीर हुई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुई, बनाए दावा कब वकू पजीर हुई, तो कौन सी डेट है जिस दिन बनाए दावा वकू पजीर हुई? बेशक लिख कर बता दें किस डेट को कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई और किसकी फेवर में होती है। कॉज ऑफ एक्शन अराइज होती है 5 अक्टूबर, जी 5th ऑफ अक्टूबर, बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरा सवाल, किसकी फेवर में हुई और किसके अगेंस्ट हुई? प्लेंटिफ की फेवर में और डिफेंडेंट के अगेंस्ट हुई। और क्या उस वक्त अराइज होकर ख़त्म हो गई? नहीं, अभी भी कंटिन्यूइंग है, अभी भी चल रही है, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तो हम ये कैसे लिखेंगे? दैट द कॉज ऑफ एक्शन अरोज इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ एंड against the defendant on 5th of October 2025 when the defendant refused to perform his part of the agreement. अब क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन अभी भी जारी है, जारी और सारी है, क्योंकि अभी भी वो नहीं राजी हो रहा, तो एंड पर लिख दें द कॉज ऑफ एक्शन स्टिल कंटिन्यूस। लेंज, आपको मैंने बताया कि फैक्ट्स वाले पैराग्राफ बेशक 6 हों या 5 हो, जितने भी हों, उसके बाद 3 होते हैं, और उन 3 में से जो पहला पैराग्राफ है दैट इज कॉज ऑफ एक्शन, वो हमने लिख लिया है। अब दूसरा पैराग्राफ किस चीज़ का है? दूसरा है रिलेटेड टू टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होती है? कोई हाथ खड़ा करेंगे, कुछ बताएंगे? व्हाट डू यू मीन बाय टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन? व्हाट डज इट मीन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन? जी मोइज। सर, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मेनली कॉन्सेप्ट है लाइक इमूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस में कि जिस कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी है
उसी कोर्ट्स में जी। वो केस चलेगा। उसी कोर्ट में, जैसे ये लाहौर की प्रॉपर्टी है, पार्टीज भी लाहौर की हैं। अच्छा, ये जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, इसको देखने के लिए कई दफ़ा ये भी देखा जाता है डिफेंडेंट कहाँ का रेजिडेंट है, कॉज ऑफ एक्शन कहाँ राइज हुई या प्रॉपर्टी कहाँ वाक़या है। कई दफ़ा ये भी होता है कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एक से ज़्यादा जगहों पर भी वो लाई कर सकती है, यानी केस फाइल हो सकता है उस जगह पर। तो हम ज़रा आइडियल सिचुएशन बना लेते हैं कि अगर वाकई हर लिहाज से यहीं पर बन रही है लाहौर में, तो किन किन वजूहात की वजह से बन सकती है। 3 वजूहात की वजह से। दैट कॉज ऑफ एक्शन अरोज एट लाहौर, parties are resident of Lahore, and suit property is also situated at Lahore. Cause of action बनाए दावा लाहौर में वकू पजीर हुई, फरीकैन लाहौर के रिहायशी हैं और जायदाद मुतदाविया भी लाहौर में वाक़या है। Therefore, चुनाचे क्या होना चाहिए फिर? This learned court has jurisdiction to adjudicate upon the matter in hand, ताकि ये कोर्ट, क्योंकि ये सब कुछ इधर ही है लाहौर में, लिहाजा ये कोर्ट एडजुडिकेट कर सकती है इस मामले में। यहाँ पर मैंने डिसीजन का वर्ड नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने एविडेंस रिकॉर्ड करना नहीं लिखा, एडजुडिकेट लिखा है, क्योंकि एडजुडिकेट का स्कोप ज़रा वाइडर होता है, इसमें हियरिंग भी आ जाता है, आर्गूमेंट्स, प्लीडिंग्स, एविडेंस, ट्रायल, डिसीजन सब कुछ आ जाता है। नहीं जी, आप फिर रिपीट करता हूँ, आपको मैंने कहा फैक्ट्स के पैराग्राफ जितने भी हो जाए, उसके बाद 3 पैराग्राफ्स आएंगे। नंबर 1 पैराग्राफ उन तीनों में से कॉज ऑफ एक्शन, नंबर 2 पैराग्राफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, एंड नंबर 3 द मोस्ट टेक्निकल वन, जिसमें काफ़ी सीनियर वकला भी इसको गलत कई दफ़ा लिख देते हैं, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन एंड कोर्ट फी। वेरी गुड मोइज, लेकिन आधी बात है अभी भी। मोइज ने लिखा पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन एंड कोर्ट फीस, लेकिन पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन एंड कोर्ट फीस का हमें पता कैसे चलने वाला है? पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या होती है? एक मिनट मोहिस, अभी मैं आपकी बात सुनता हूँ। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या होती है कि whether this suit can be tried by the civil judge of class 1, class 2 or class 3. This is pecuniary jurisdiction. और कोर्ट फीस के कितनी कोर्ट फीस लगेगी? जी मोइज बताइए ज़रा, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन एंड कोर्ट फी कैसे पता चलेगी? सर कोर्ट फीस एवेल्युएशन के लिए मेनली कोर्ट फीस एक्ट है, और उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट तक होती है, लाइक वो तो 7.5% होती है। वो आपकी बात ठीक है। देखें, मैं एक मिनट मोहिज, मुझे थोड़ा बताने दीजिएगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब हम वो वाली चीज़ नहीं डिस्कस कर रहे कि हम कोर्ट फीस निकालते कैसे हैं, किस अमाउंट पर कितनी बनती है। अब बात यह है कि अमाउंट तो हमने वहाँ से देख लेनी है, लेकिन हमें यहाँ कैसे पता चलेगा कि हमने वो कितनी पे करनी है और पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कितनी बनती है? अब वो ज़रा गौर से सुनिएगा, इंतहाई अहम चीज़ है। वैल्यू ऑफ द सूट, वैल्यू ऑफ द सूट, सूट वैल्यूएशन एक्ट भी इसको डील करता है, बड़ा आपने पढ़ा होगा डिटेल में, भूल भी गए होंगे यकीनन। वैल्यू ऑफ द सूट क्या होती है? दावे की मालियत। हर दावे की मालियत कोर्ट को बताना ज़रूरी है। आप जब तक दावे की मालियत कोर्ट को नहीं बताएंगे, तब तक आप कोर्ट को ये नहीं बता सकते कि पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कितनी बनती है। आप दावे की मालियत नहीं बताएंगे, जब तक आप नहीं बताएंगे, आप कोर्ट को ये नहीं बता सकते कि कोर्ट फीस कितनी बनती है। ये एक सवाल आया है, ये अभी इसका जवाब मैं देता हूँ। पहले हम ज़रा जो कर रहे हैं इसको पहले देख लेते हैं ज़रा। अच्छा, कोर्ट फीस कितनी बनती है। अब दूसरा है कि अभी मैं आपका जवाब देता हूँ इसके बाद। वैल्यू ऑफ द सूट, वैल्यू ऑफ द सूट जब तक नहीं बताएंगे, तब तक नहीं पता चल सकता कि पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन किसकी बनती है।
वैल्यू ऑफ द सूट जब तक नहीं बताएंगे तब तक नहीं पता चलेगा कोर्ट फीस कितनी लगती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वैल्यू ऑफ द सूट कैसे पता चलेगी। वैल्यू ऑफ द सूट एक ऐसी अमाउंट है जो हमने बतानी है कोर्ट को कि जनाबे वाला ये जो दावा मैंने आपके पास दायर किया है इसकी मालियत इतनी है। अब वो दावे की मालियत वैल्यू ऑफ द सूट लिखनी कैसे है, उसका फार्मूला बड़ा सिंपल सा एक है। वो अगर आप जहन में रख लें तो आपको वैल्यू ऑफ द सूट निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। हर वो सूट जिसमें आप किसी डॉक्यूमेंट की बेस पर कोर्ट से कोई राइट एस्टेब्लिश करवाने जा रहे हों, आई रिपीट, अगर आप डॉक्यूमेंट की बेस पर कोर्ट से कोई राइट एस्टेब्लिश करवाने जा रहे हों तो वैल्यू ऑफ द सूट आप वही लिखेंगे जो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी होगी। दोबारा रिपीट कर देता हूं, थोड़ी सी मुश्किल सी चीज़ है समझने के लिए। वैल्यू ऑफ द सूट हम इसलिए लिखते हैं ताकि पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन निकल सके और कोर्ट फीस निकल सके। तो ज़्यादा अहम चीज़ क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ द सूट। तो वैल्यू ऑफ द सूट निकालने का तरीका ये है कि ऐसा दावा जिसमें किसी डॉक्यूमेंट की बेस पर आप कोई राइट क्लेम करवाने जा रहे हो, एस्टैब्लिश करवाने जा रहे हो, तो वैल्यू ऑफ द सूट वही लिखेंगे जो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी होगी। नाउ देयर इज डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ द सूट एंड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। एक तरफ है वैल्यू ऑफ द सूट, एक तरफ है वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब लॉ ने क्या कहा, लॉ ने कहा कि ऐसा दावा जिसमें ये एक डॉक्यूमेंट है, आप इसमें ये कुछ वैल्यू ऑफ द सूट के मुतालिक आप कह रहे हैं वैल्यू ऑफ द सूट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इफ, यस, वेरी वेरी राइट साबिर साहब, आपने बात बिल्कुल ठीक कर दी। वैल्यू ऑफ द सूट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन इफ क्लेम्ड ऑन ए डॉक्यूमेंट। तो अब हमारे देयर इज डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ द सूट एंड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। एक होती है दावा जो आप दायर कर रहे हैं उसकी मालियत, और एक होती है वो प्रॉपर्टी जो दावे के अंदर जिसको मेंशन किया गया है उसकी मालियत। तो वो जिसमें डॉक्यूमेंट की बेस पर कोई राइट एस्टेब्लिश करवाने जा रहे हैं तो वैल्यू ऑफ द सूट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ही मेंशन करेंगे। तो ये जो हमारा सूट है इसमें वैल्यू ऑफ द सूट क्या होनी चाहिए, क्या किसी डॉक्यूमेंट की बेस पर हम राइट एस्टेब्लिश करवाने जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल डज नॉट क्रिएट एनी राइट इन द प्रॉपर्टी। हमारा राइट में, हमारा प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं है, हम उस डॉक्यूमेंट की बेस पर राइट एस्टेब्लिश करवाने जा रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ द सूट क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे जो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है। तो कितने लिखेंगे, 10 मिलियन। तो हम लिखते हैं दैट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ एसरटेनिंग, बल्कि पहले ऐसे लिख, कंफ्यूजन भी कई दफ़ा हो जाता है, मैं इसको दोबारा रिफ्रेज करता हूँ। दैट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी is fixed as rupees 10 million for purpose of ascertaining pecuniary jurisdiction and court fee। इसका मतलब ये है कि ASCTER, इसके स्पेलिंग की गलत शो है, अच्छा AST एक्स्ट्रा, ascertaining that value of the property is fixed, कि वैल्यू इसमें अगर आप चाहें तो मेरी गलती निकाल सकते हैं, कोई मैंने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पर, अगर आप गलती निकालें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। पैराग्राफ नंबर 9 में कुछ गलत लिखा है मैंने। जी मोहित, आहद, सालेहा। No sir, you are right. नहीं मैं गलत हूँ, गलती है मेरी, गलती है। अच्छा मैं बताता हूँ क्या गलती है। मैं तो भी लॉबी नहीं शुरू किया, मैं क्लासेस ले रहा हूँ, लेकिन मुझे इसलिए मुझे नहीं पता। सूट प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी Suit नहीं लिखना property. मैंने। यस, दैट वैल्यू ऑफ द सूट, वेरी गुड, दैट वैल्यू ऑफ द सूट लिखी हमने वही है जो सूट प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको हमने ये सूट प्रॉपर्टी नहीं लिखना। दिस इज वैल्यू ऑफ द सूट।
अब वैल्यू ऑफ द सूट हमने 10 मिलियन लिख दी। क्यों लिखी? ताकि दो चीजें निकल सके। नंबर 1 पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, नंबर 2 कोर्ट फीस। तो पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन की अगर बात करें तो 10 मिलियन प्रॉपर्टी है। पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन किसकी बन रही है? सिविल जज क्लास 1 की। ये केस जाएगा सिविल जज क्लास 1, क्योंकि 10 मिलियन 1 करोड़ है, 50 लाख से ऊपर। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि कोर्ट फीस कितनी लगेगी। कोर्ट फीस, इस पर कोर्ट फीस का भी एक फार्मूला है, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद अगर मैं आपको समझा पाऊँ। मैंने अभी आपको कहा था कि लॉ कहता है कि अगर डॉक्यूमेंट की बेस पर कोई राइट एस्टेब्लिश करवाने जा रहे हो तो वही वैल्यू ऑफ द सूट लिख दो जो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है। यहाँ आपने एक और सवाल मुझसे नहीं पूछा, आपका सवाल पूछना चाहिए था कि वो केसेस जिनमें किसी डॉक्यूमेंट की बेस पर कोई राइट एस्टेब्लिश करवाने जा ही ना रहे हों, उनका क्या करें, वहां पर वैल्यू ऑफ द सूट क्या लिखें। तो लॉ ने कहा ऐसे केसेस में वैल्यू ऑफ द सूट अपनी मर्जी की लिख दो। तो अगर वैल्यू ऑफ द सूट अपनी मर्जी की लिखनी है तो फिर अक्लमंदी क्या है? वैल्यू ऑफ द सूट वो लिखें जिसपे कोर्ट फीस लगने की नौबत ही ना आए। तो आप लिखे 25,000 से कम। 25,000 से कम लिखेंगे तो कोर्ट फीस एग्जेम्प्टेड है। जैसे एक परमानेंट इंजंक्शन का केस है जिसमें एक शख्स दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है, ओनर कब्जा माफिया के खिलाफ केस फाइल करता है, ही इज ऑलरेडी ओनर, वो अपने आप को ओनर एस्टेब्लिश करवाने कोर्ट में नहीं जा रहा, वो सिर्फ डिफेंडेंट को रोकने के लिए कोर्ट में जा रहा है। तो इस पॉइंट के हिसाब से हम वैल्यू ऑफ द सूट 25,000 से कम लिखें, आप बेशक 500 रुपया लिख दें, आप बेशक 5,000 लिख दें, तो दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कोर्ट फीस। लेकिन अगर 25,000 से ऊपर और 2 लाख से नीचे होगा तो 7.5%। 25,000 से ऊपर और 2 लाख से नीचे 7.5%। फॉर एग्जाम्पल, अगर वैल्यू ऑफ द सूट 1 लाख रुपया है तो कोर्ट फीस कितनी लगेगी? अगर वैल्यू ऑफ द सूट 1 लाख रुपया है, कोर्ट फीस कितनी लगेगी? टाइप करके बताइएगा जल्दी से। $7,500। वेरी गुड, 7.5% के हिसाब से 7,500। अगर जी, अगर वैल्यू ऑफ द सूट 1.5 लाख है तो 1.5 लाख का जितना भी 7.5% होता है वो लग जाएगी। लेकिन 2 लाख और 2 लाख से ऊपर अगर वैल्यू, 2 लाख भी अगर वैल्यू ऑफ द सूट हुई और 2 लाख से ऊपर तो 15,000। 2 लाख पर 15,000 मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2 लाख का 7.5% बनता ही 15,000 है। तो 2 लाख से लेकर 2,000 करोड़ डॉलर का भी अगर सूट हो तो उसके ऊपर कोर्ट फीस कितनी लगेगी? 15,000 की लगेगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कोर्ट फी ऑफ रुपीज 15,000 इज अपेंडेड विद द प्लेन। ले जी, ये हमारे सारे के सारे पैराग्राफ्स। जी, वो हो सकता है उन्होंने कुछ अपने रूल्स कुछ ऐसे बनाए हों। इस्लामाबाद की आप कोर्ट फीस की बात कर रहे हैं, वहाँ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन पंजाब की अमेंडमेंट्स जो चल रही हैं उसके हिसाब से ये बनती है जो मैंने आपको बताई है। अच्छा, अब ये आपने ज़हन नशीं रखना है कि फैक्ट्स के पैराग्राफ के बाद जो 3 पैराग्राफ्स हैं, कोर्ट फीस, कॉज ऑफ एक्शन का, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का एंड वैल्यू ऑफ द सूट। आई रिपीट, वैल्यू ऑफ द सूट, क्योंकि वैल्यू ऑफ द सूट से आपने पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन भी निकालनी है और कोर्ट फीस कितनी बनती है ये भी बतानी है। तो अब हमारी आ गई प्रेयर। In aforementioned circumstances, it is prayed from this learned court that, जी बताइए जी, क्या किया जाए? दावे को एक्सेप्ट किया जाए, दावे को डिसाइड किया जाए, दावे को डिसमिस किया जाए, क्या किया जाए?
क्या करें दावे का? यस सर, उसको एक्सेप्ट भी किया जाए और उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऊपर जो उनसे वो बिल्कुल ठीक है, उसकी कराया उसकी जाए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई जाए, वो तो ठीक है, लेकिन क्या होगा तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी। उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ऑर्डर करने के लिए कोर्ट को कुछ पास करने की जरूरत है। चलें वो लिखते हैं, दैट सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल filed by the plaintiff may kindly be, बताइए जी क्या वर्ड मैं लिखने वाला हूं, may kindly be, क्योंकि वो वर्ड अभी तक नहीं बताया आपने। एक्सेप्टेड बताया, पास बताया, मैं लिखने लगा हूं, अगर अभी भी जल्दी से आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। may kindly be, चलें लिख देता हूं, डिक्रीड, दावा डिक्री होगा इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट। अब ये तो बड़ी जनरल सी प्रेयर है, ये तो आपके हर दावे में प्रेयर आएगी, सिर्फ फर्क क्या आएगा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, ये इसकी जगह आ जाएगा जो दावा आप दायर करना चाहते हैं, लेकिन आप डिग्री ही मांगेंगे हमेशा। अब हम आगे स्पेसिफिकली लिखते हैं कि इस दावे के हद तक और क्या कोर्ट से मांगना है। मोर ओवर दी defendant may be directed to perform his part of the agreement to sell dated 5/9/2025 and execute sale deed and deliver possession of the sued property to the plaintiff। लीजिए, इसको हम अलग अलग करते हैं, बल्कि ताकि आपको पता हो कि इसके दो पोर्शन है। पहला पोर्शन है ये जनरल प्रेयर जो हर दावे में आएगी, सिर्फ सूट का सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, और फिर स्पेसिफिकली इस दावे में हम कोर्ट से क्या चाहते हैं। फिर इसके बाद 3 से 4 लाइनें छोड़कर राइट साइड पर, अब वो एप्लीकेशन जहन में रखें, योर्स ओबीडियंटली। अब यहाँ तो योर्स ओबीडियंटली नहीं लिखना, लेकिन प्लेंटिफ थ्रू यहाँ ऊपर 3-4 लाइनें छोड़नी है। इसको ना मैं अगले सफ़े पर ले जाता हूँ ताकि आपको ज़रा थोड़ी सी आसानी हो जाए देखने में। आप समझे कि ये प्रेयर जो है ये चलेगी अगले सफ़े पर, और इसके नीचे अब आपने कैसे लिखना है। वकील का नाम, एडवोकेट हाई कोर्ट, और नीचे ऑफिस एड्रेस। लेकिन यहाँ पर ना आपने जगह ज़्यादा छोड़नी है, इधर भी ये जो 2 जगह छोड़ी हैं, ये प्लेंटिफ के ऊपर 3-4 लाइनें आपको मैंने कही है, 2 इंच का डिस्टेंस कह लें, फासला कह, स्पेस कह लें। यहाँ प्लेंटिफ के साइन, ये कर्जर आपको हिलता हुआ नजर आ रहा है ना, मैं कर्जर को हिला रहा हूँ। यहाँ प्लेंटिफ के ऊपर मुद्दई के साइन, और यहाँ पर आपने साइन करने हैं, वकील ने साइन करने हैं। अब एक आखिरी चीज रहेगी, वेरिफिकेशन, तस्दीक। हर प्लीडिंग की, चाहे वो प्लेंट हो चाहे वो रिटन स्टेटमेंट हो, उसकी ओथ पर वेरिफिकेशन होती है। और ओथ किसके पास लिया जाता है? आप अपने क्लाइंट को लेकर, मैं आपको एकेडमिकली बता रहा हूँ जो किताबों में लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली मैं आपको नहीं बताने वाला, वो आप कोर्ट्स में जाकर खुद ही देख लेंगे या देख चुके होंगे कि क्या होता है। जो प्रैक्टिकली छोड़े, एकेडमिकली किताबों में ये लिखा है कि एक ओथ कमिश्नर होता है, आप उसके पास जाएंगे अपनी प्लेंट लेकर
या रिटन स्टेटमेंट लेकर, और वहाँ पर कहेंगे कि मैंने इसमें ये कहानी लिखी है और मैं ओथ लेता हूँ कि इसकी कहानी सच्ची है, और ओथ कमिश्नर साहब ने अपने रजिस्टर में इसका इंदराज करना है, और उसकी कुछ फीस होती है वो पे की जाती है, और वो स्टैंप लगा देता है। प्रैक्टिकली जो हो रहा है वो आप जानते हैं। अब ओथ कैसे लेते हैं इसमें, इट इज वेरीफाइड ऑन ओथ। कहाँ, यानी ये तस्दीक की जाती है हल्फ पर लाहौर में। कब? ऑन दिस, आज की तारीख या कोई तारीख, 20th डे ऑफ अक्टूबर 2025, दैट पैराग्राफ्स। अच्छा, अब मुझे ज़रा बताइए, मैंने आपको कहा था कि 6 पैराग्राफ फैक्ट्स के हैं, तो बाकी पैराग्राफ्स आपके वो 3 आएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये जो सारे पैराग्राफ्स हैं इनको 2 हिस्सों में डिवाइड करें, तो यकीनन आपका जवाब यही होगा कि एक साइड पर वो पैराग्राफ जो फैक्ट्स हैं, और एक साइड पर वो पैराग्राफ जो 3 है कॉज ऑफ एक्शन, क्योंकि वो डिफरेंट नेचर के हैं, वो डिफरेंट नेचर के हैं। तो ओथ लेते हुए भी इनको अलग अलग कर देंगे। कैसे? कि पैराग्राफ्स 1 to 6 आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। कि ये जो पैराग्राफ अब ओथ ले रहा है, हल्फ कैसे ले रहा है कि ये जो पैराग्राफ 1 से लेकर 6 तक है, ये मेरे इल्म के मुताबिक सही है, क्योंकि ये उसकी अपनी कहानी है, वो घर से लेकर आया था, ये उसका नॉलेज था। और जो बाकी पैराग्राफ्स एंड पैराग्राफ्स नंबर 7, 8 and 9 आर ट्रू अकॉर्डिंग टू माय बिलीफ। और जो बाकी पैराग्राफ्स हैं वो मेरे बिलीफ के मुताबिक, मेरे यकीन के मुताबिक दुरुस्त हैं, क्योंकि हमारे क्लाइंट को नहीं पता कि कॉज ऑफ एक्शन कब बनी, हमारे क्लाइंट को नहीं पता पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन क्या थी, वैल्यू ऑफ द सूट क्या थी, लेकिन उसने हल्फ तो लेना है, तो ये हमने उसको बताया, उसने यकीन किया, उसने हल्फ लिया, और इसके नीचे भी प्लेंटिफ के साइन। प्लेंटिफ का नाम लिखेंगे और उसके साइन करेंगे। अब 3 जगहों पर साइन है होने हैं इस पूरी प्लेंट में। यहाँ पर प्लेंटिफ के साइन, यहाँ पर वकील के साइन, और यहाँ ओथ लिया है, और यहाँ पर प्लेंटिफ ने साइन करने हैं, और इस जगह पर ओथ कमिश्नर अपनी स्टैंप लगा देगा। फिर आपने जब ये तैयार कर लेनी है, इसकी फ़ाइल प्रिपेयर करेंगे, फ़ाइल कवर लगाएंगे, और दिस प्लेंट इज़ रेडी टू बी सबमिटेड टू कोर्ट। अब ये प्लेंट हमने तैयार की है, इसके मुतालिक कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं तो पूछें। ये है जी ये प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, ये बिल्कुल आप एक जैसा ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई, क्योंकि सीपीसी वही एप्लीकेबल है, हाँ, लेकिन कोर्ट फीस, वैल्यू ऑफ द सूट, इनकी जो प्रिंसिपल्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, कोई अमेंडमेंट्स। फॉर्मेट यही है, सेम यही फॉर्मेट आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं कराची में, और मैंने अपने कुछ केसेस में कराची में यही फॉर्मेट यूज़ किया है। जी नजीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर रिपीट कर दीजिएगा, वैल्यू ऑफ सूट में कैसे निकालते हैं और पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन में क्या फ़र्क होता है? किसमें सर पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन में वैल्यू ऑफ द सूट कैसे निकालते हैं? ये कब बराबर होती हैं वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और वैल्यू ऑफ सूट? ठीक, ये यानी आप चाह रहे हैं कि मैं उसको रिपीट कर दूं? जी प्लीज़ सर। मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, आपने कहा वैल्यू ऑफ द सूट और पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन कब बराबर होती है? नो, वैल्यू ऑफ द सूट और वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कब बराबर होती है, ये सवाल आपका बनता था, क्योंकि वैल्यू ऑफ द सूट से निकलती है पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन, यानी किस कोर्ट में जाएगा, सिविल जज क्लास 1, क्लास 3, और कोर्ट फीस कितनी होती है। और दूसरी तरफ वैल्यू ऑफ द सूट, दावे की मालियत कुछ केसेस में वही लिखी जाएगी जो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी होगी। अब वो सूट कौन से हैं? ये वो वाले दावे हैं। एक सिंपल सा फार्मूला है
वो वाले दावे, वो वाले सूट्स जिनमें किसी डॉक्यूमेंट की बेस पर आप कोई राइट एस्टेब्लिश करवाने जा रहे हो कोर्ट में, कोर्ट से एस्टेब्लिश करवा रहे हो, करवाना चाहते हो, तो फिर आप वैल्यू ऑफ द सूट वही लिखेंगे जो कि वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है। अब इस केस में कौन सा डॉक्यूमेंट है? एग्रीमेंट टू सेल। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी लिखी गई थी एग्रीमेंट टू सेल पे? 1 करोड़। तो फिर हम वैल्यू ऑफ द सूट क्या लिखेंगे? जो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है वो कितनी थी? 1 करोड़, इसलिए हमने 1 करोड़ लिख दी। जी नजीला, आप थैंक फॉलो यू किया सर, आपने? थैंक यू सर, थैंक यू। जी ठीक है जी। और क्वेश्चन? सर कमेंट्स में पहले कुछ क्वेश्चन पूछे हुए थे, काइंडली आप अगर उनका आंसर करें। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि क्वेश्चंस कौन से थे। एक नहीं मेरे सामने आ रहे हैं क्वेश्चन तो एक ही मुझे लगता है क्वेश्चन आया था जुबैर साहब का। अकॉर्डिंग टू टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड है वहाँ, जी बिल्कुल सही है। मोहम्मद जुबैर नाकिब साहब ने ये लिखा है कि जहाँ प्रॉपर्टी है, लेकिन कई दफ़ा एग्रीमेंट टू सेल अगर कहीं और पर हुआ है तो वहाँ भी हो सकता है कॉज ऑफ एक्शन। अच्छा जी। और if the plaintiff is from Pakistan and defendant is from a foreign country, then which country will the case go to? Now it depends upon the facts of the case. सवाल तो आपको अच्छा है, लेकिन फिर बात यही बनती है कि कॉज ऑफ एक्शन कहाँ राइज हुई, और अगर तो कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पर राइज हुई है तो फिर यहाँ केस फाइल हो सकता है। लेकिन अगर आप बाहर कोई ट्रांजैक्शन करके आए हैं और बाहर एग्रीमेंट किया है, उसकी वायलेशन हो गई है, आप पाकिस्तान में आ गए और आप पाकिस्तान में केस फाइल कर देते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। प्लेंटिफ को तो सीपीसी ने यहाँ पर भी इतना बेनिफिट नहीं दिया अपनी रेजिडेंस का, यानी डिफेंडेंट जहाँ पर है वहाँ पर तो शायद कुछ सूरत हाल में केस फाइल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लेंटिफ जिस जगह पर है वहाँ केस फाइल कर दे। इस तरह क्या हो, किसी ने किसी के खिलाफ केस फाइल करना है, दोनों लाहौर में है, प्लेंटिफ कहेगा अच्छा इसको मैं ना तंग करता हूँ ज़्यादा, मेरा ना एक कराची में दोस्त है, तो मैं काम करता हूँ, मैं ना कराची का रेजिडेंस अपने आप को शो करके ना कि आजकल तो मैं कराची में हूँ, तो मैं वहाँ केस फाइल कर देता हूँ, इसको रगड़ा लगेगा, हर पेशी पर कराची जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को कर्टेल करने के लिए बेनिफिट को, उसको प्लेंटिफ को इतना बेनिफिट नहीं मिल सका। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं ख़ास नेचर के, वो आप अभी बताएगा कि कौन सी नेचर की हैं, जिसमें यह कहा गया है कि प्लेंटिफ जहां पर रिहाइश पजीर है वहां केस फाइल कर दे। प्लेंटिफ जहां पर रिहाइश पजीर है वहां केस फाइल कर दे। फैमिली केसेस, जहां औरत रिजाइड कर रही है वहां केसेस फाइल कर दे। गार्डियनशिप के केसेस, जहां बच्चे और बाप पहले कराची में थे, बाप ने बच्चों को निकाल दिया, बीवी को निकाल दिया, बीवी बच्चे लाहौर आ गए, अब वो लाहौर में रहकर उनके खिलाफ, बाप के खिलाफ, कराची में बैठे हुए बाप के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा इसकी मैं थोड़ा सा ना आपको इसका बता दूं, इसकी रिटर्न स्टेटमेंट के मतलब भी। जब आप इसकी रिटर्न स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये फॉर्मेट सामने रखें, इसको मैं बताता जाता हूँ। यहाँ पर ना इन दी कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज की जगह जज का नाम आ जाएगा। इन दी कोर्ट ऑफ लर्नेड मिस्टर अहमद अली बाजवा, जो भी नाम होगा, सिविल जज फर्स्ट क्लास लाहौर। फिर उसके बाद यहाँ सिविल सूट नंबर आ जाएगा। हमने प्लेट में नंबर नहीं दिया था, लेकिन यहाँ नंबर आएगा। फिर उसके बाद पार्टीज की डिस्क्रिप्शन आ गई, ये भी सब आ गया। अब आपने 1 बाय 1 हर पैराग्राफ का जवाब देना है। जो रिटर्न स्टेटमेंट का पैराग्राफ नंबर 1 होगा, दैट विल बी बेसिकली रिटर्न रिप्लाई ऑफ पैराग्राफ नंबर 1 ऑफ द प्लेट। तो आपने पैराग्राफ नंबर 1 में लिख देना है कि जी ठीक है, प्रॉपर्टी तो यही है। पैराग्राफ नंबर 2 में भी आप लिख सकते हैं कि जी बिल्कुल सही है, प्रॉपर्टी इसी से ख़रीदी थी मैंने। और इसमें जो पैराग्राफ नंबर 3 है, ये भी, इसमें भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है उसमें बिला वजह लंबी चौड़ी कहानी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 4 में इशू है। आप कहेंगे कि देखिए जी, प्लेंटिफ इट इज डिनाइड, दिस पैराग्राफ इज डिनाइड। पैराग्राफ नंबर 5 if this paragraph is denied, the plaintiff never ever approached the defendant। ये आप इसमें यहाँ लिखेंगे।
और सब पैराग्राफ आगे। अच्छा, एक और चीज, डिनाइल जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है इवेसिव डिनाइल और एक होता है स्पेसिफिक डिनाइल। आपने स्पेसिफिक डिनाइल करना है। इवेसिव डिनाइल का मतलब है कि आप डिनाई करें विदाउट एनी रीजन। इवेसिव डिनाइल विदाउट एनी रीजन, हवा में तीर, बस ये नहीं मानता मैं। भाई क्यों नहीं मानते, वजह भी तो बताओ, बस नहीं मानता। स्पेसिफिक डिनाइल है, मैं नहीं मानता, ये बात गलत है, हकीकत ऐसे 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 है। दिस इज स्पेसिफिक डिनाइल। अब अक्सर प्लीडिंग्स में लोगों ने रिटन स्टेटमेंट में समझ नहीं आती वकील साहिबान को क्या लिखें, डिनाई 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 कर देते हैं, और फिर कल बाद में किसी और स्टेज पर फिर दूसरी तरफ से सीपीसी की एक प्रोविजन आती है, केस लॉ आता है, जिसमें लिखा होता है इवेसिव डिनाइल अमाउंट्स टू एडमिशन। इतना डैमेजिंग है। तो आपने हर चीज जिसको डिनाई करना है उसके साथ रीजन लाजमी लगानी है। ये सारे आगे डिनाई होंगे और प्रेयर में आपने कहना है डिसमिस किया जाए, और इसी तरह से वेरिफिकेशन। तो ये है जी। आहद, थैंक यू सर, आपने प्लेन बहुत अच्छे से ड्राफ्ट किया और हमें हर पॉइंट अच्छे से बताया। तो अब हमारी एक रिक्वेस्ट है कि ना जो इस प्लेन के जी रिप्लाई है वो पार्टिसिपेंट्स खुद ड्राफ्ट करें और कल दोपहर तक वो ईमेल पे सबमिट करवा दें। तो जो हमारा तीसरा अच्छा, सेशन मुझे होगा, जी जी तो जी यस जी सर, तो उस थर्ड सेशन में ना उस रिप्लाई प्लेट की एवेल्यूएशन हो जाएगी। चलें, इसका अगर इसकी रिटर्न स्टेटमेंट बनवाना चाहते हैं तो वो ठीक है, इसी की रिटर्न स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने बता भी दिया, एक आइडिया दे दिया है, तो ये एक असाइनमेंट हो गई आपके लिए, और ताकि ये आपका जो कोर्स चल रहा है ये इसमें कुछ असेसमेंट भी हो जाए। तो अगर आप मुझे भी भेजना चाहें तो आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं फिर इनकी असेसमेंट मैं भी आपको करवा दूंगा। तो अब ये है कि यस सर। कोई क्वेश्चन अगर कोई मज़ीद कोई पूछने वाला है तो मेरा ख्याल है टाइम तो हमारा पूरा हो चुका है। सर आप अपना ईमेल शेयर कर दें जिस पर हम ये ड्राफ्ट शेयर करेंगे। जी, मैं आपको ईमेल में शेयर कर दूंगा, ये आप इन्हीं को दे दीजिएगा बेशक। ये जैसे भी ये कलेक्ट करना चाहे, जो ओके सर, थैंक यू। ऑर्गेनाइज करवा है वो आप बेशक कर लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन? सर रिटन स्टेटमेंट में प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन देना लाजमी होता है या जी, एसेंशियल मैं होना आपको चाहिए? बताता हूँ। ये आपने अच्छा मोहिज एक सवाल पूछा है। पहले इतना असेंशियल नहीं था, लेकिन अब असेंशियल हो चुका है। वो इसलिए कि पहले लोग ना रिटन स्टेटमेंट नहीं फाइल करते थे, और उसकी जगह आप उसकी जगह वो 711 रिजेक्शन ऑफ प्लेट आप फाइल कर देते थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये 711 फाइल करके ना आप जो प्रोसीडिंग्स लिंगर ऑन करते हैं ना, जो चालाकी करते हैं, उसको ख़त्म करें, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करें, और रिटर्न स्टेटमेंट में ही जो भी आप ऑब्जेक्शन 711 वाले हैं वो आप रेज कर लें। तो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन में आप कह सकते हैं कि इट इज़ अंडर वैल्यू, इसमें कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, इट इज़ बार्ड बाय लॉ है, लिमिटेशन इस पर अप्लाई करती है, इस क्लेम को रिजेक्ट किया जाए। तो आप प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस में वो कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं बनते तो कहीं ऐसा नहीं लिखा कि भाई बनते कि नहीं बनते, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस तो रेज करने ही करने हैं, ऐसी बात तो नहीं है। ठीक है मोइज, और कोई सर क्वेश्चन? बहुत शुक्रिया। जी, ओवर टू जुआद। जी, कोई और सर क्वेश्चन? सर इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस प्लीज प्रोसीड। पार्टिसिपेंट्स, अगर आपने कोई बात पूछनी है तो आप पूछ लें, वो चाहे रिप्लाई प्लेट के बारे में हो या आज के सेशन के बारे में। उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं। अच्छा सर, ये जो हमने पार्टिकुलर प्लेन ड्राफ्ट की है तो जी जी इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमने एज अ प्रेयर मांगी है। जी अगर हमारा जो डिफेंडेंट है वो ऑलरेडी यही सूट प्रॉपर्टी किसी और को बेच चुका है और वो कहे कि ये तो मेरे पास है ही नहीं, लाइक मेरे पास तो इसकी ऑनरशिप ही नहीं है, मैं तो ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका हूँ, तो वो फिर अपनी स्टेटमेंट कैसे देगा, रिटर्न स्टेटमेंट?
देखिए वो रिटन स्टेटमेंट उसको फिर तो देनी पड़ेगी, मांग और लेंगे। इस चीज़ की प्ली वो नहीं ले सकता। वो इस चीज़ की प्ली इसलिए ले सकता कि एग्रीमेंट टू सेल प्रायर इन टाइम था, और अगर उसने वो प्रॉपर्टी आगे किसी को सेल कर भी दी है तो वो फिर सूट फॉर डैमेजेस वो फाइल कर सकता है उसके खिलाफ, जिस शख्स को आगे उसने सेल किया, कि एग्रीमेंट टू सेल होने के बावजूद तुमने आगे किसी और को सेल कर दी, और उस शख्स को भी इसमें फ्रीक बनाया जाएगा। जिस शख्स ने आगे प्रॉपर्टी परचेज की है उसको भी इसमें फ्रीक बनाया जा सकता है, क्योंकि जारी बात है, ही इज ओनर नाउ, अब वो नेसेसरी पार्टी तो बन चुका हुआ। सर थर्ड पार्टी फिर क्या प्ली लेगी, क्योंकि वो भी डिपेंडेंट। थर्ड पार्टी ने आकर यही प्ली लेनी है कि जी मैं बोना फाइडे परचेजर हूँ, मेरे तो नॉलेज में था ही नहीं, उसने तो यही प्ली लेनी है आकर, और कोई प्ली नहीं बनती उसकी। और ये मुझे ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे हैं, बस यही इसकी प्ली बनती है, लेकिन असल तो दूसरे की प्ली बनती है। जी हाँ सर, वी आर रियली थैंकफुल फॉर योर प्रेजेंस। आपने हर पॉइंट हमें बहुत अच्छे से समझाया, और मैं समझता हूँ कि अगर एक सेशन में आपको प्ले ड्राफ्ट करना तो आपके कितने साल बच जाते हैं। सर, वी आर रियली थैंकफुल टू यू। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि ये चीज़ें किस तरह समझ में आती हैं, लेकिन आज तो हमने एक सेशन में ही सब कुछ समझ लिया। चले थैंक यू सो मच। वेरी हैप्पी कि ये बेनिफिशियल, ये देखें कोई क्वेश्चन तो नहीं आया, ये शायद आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। सर मेरा क्वेश्चन, जी सर आप पूछिए। सर इक्विटी का प्रिंसिपल है, मतलब इक्विटी की रेमेडी, आई एम यूके ग्रेजुएट, ठीक है, ठीक है, तो ये जो आज हमने रेमेडीज, मतलब जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, ये इक्विटी का मतलब रेमेडी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी लॉ में भी मतलब इसको फॉलो किया जाता है? बिल्कुल आप देखें, आप तो इक्विटी की बात कर रही हैं, हम जी। इस वक्त जो बात कर रहे हैं ना, हम इसलिए नहीं फोकस कर रहे कि ये इक्विटी के तहत है, ये तो पूरा स्टेच्यूट कोडिफाइड लॉ बन चुका हुआ है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ओके ये तो स्टेच्यूटरी लॉ है जिसने रिकॉग्नाइज किया इसको। जी सर। सर मतलब मुझे इस तरह लगता है कि मतलब पाकिस्तानी लॉ मतलब कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब मैं अभी तक मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब मुझे प्रैक्टिस कहाँ से स्टार्ट और कैसे करना चाहिए। आप ना ट्रायल कोर्ट से प्रैक्टिस स्टार्ट करें, बिल्कुल बेसिक काम से शुरू करें, और कोशिश करें कि ऐसे चैम्बर को ज्वाइन करें जहां पर बहुत ज़्यादा रश ना हो, और कोई बहुत बड़ा चैम्बर ना ज्वाइन करें। वो इसलिए कि अमूमन वहाँ ट्रायल कोर्ट का काम होता ही नहीं है, क्योंकि आपने अभी बिल्कुल आपने लोकल लॉज तो पढ़े ही नहीं है, मेरा नहीं ख्याल आपने सीपीसी, सीआरपीसी, क्यूएसओ इनको शायद कभी देखा एग्जैक्टली भी सर, होगा। मुझे बिल्कुल पता नहीं है। आपने तो एक्सटर्नल लॉ किया है, वो जी सर। जो लंदन यूनिवर्सिटी के साथ जो होता है, तो कोई बात नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं। बड़े बेतहाशा स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्सटर्नल लॉ करते हैं और बाद में बड़ा इजीली एडजस्ट कर जाते हैं, ये कोई इतना ऐसा बड़ा मसला नहीं है। क्योंकि देखिए असल बात है अप्रोच की, अप्रोच एज अ लॉ स्टूडेंट आपकी बन चुकी होती है, और उसके बाद आप जब फील्ड में 2-3 साल काम कर लेते हैं तो आपके सामने जो भी चीज़ आ जाए आप उसको समझ लेते हैं। तो एक मशवरा मेरा ज़रूर होगा आपको कि आप ना एक ओवरव्यू लेने के लिए एक बुक ले लें, जस्टिस फजल साहब की है, एक्सेस टू जस्टिस इन पाकिस्तान, वो ले लें आप, एक्सेस टू जस्टिस इन पाकिस्तान। वो एक ऐसी बुक है, जब मैं 2004 में लॉ का स्टूडेंट था तो मैंने वो तब कंसल्ट की थी पार्ट 1 में, और मुझे पार्ट 1 में उस बुक को पढ़कर पूरे स्टेच्यूट्स के मुतलिक मेरा एक ओवरव्यू हो गया था। तो मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप उनकी जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस, ख़ास तौर पे एक्सटर्नल लॉ के स्टूडेंट्स, क्योंकि वो बिल्कुल ब्लैंक हैं लोकल स्टेच्यूट्स के मुतलिक, तो वो उसको कंसीडर करें। बाकियों को इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पढ़ चुके हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। चलें जी, सैफुल्लाह कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं? सर अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं?